नमस्कार. मी नवनाथ देवकर, फिफ फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अँड प्रोफेशनल अंतर्गत सिरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेअरनेस प्रोग्राम उद्योग पुष्प 7 मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. मी एक 2 दिवसापूर्वी एका कार्यक्रमामध्ये गेलो होतो. ऑनलाईन महाविद्यालयीन मुलांचा कार्यक्रम होता आणि त्याच्यामध्ये एक प्रश्न विचारण्यात आला की उद्योजक कसा होईल. खूप गमतीशीर प्रश्न होता. महाविद्यालयीन मुलं होती, पण उद्योजक कसा होईल या प्रश्नाचं उत्तर म्हणजे माझ्या पुढचा एक मोठा प्रश्न होता. उद्योजक जर व्हायचं असेल तर फक्त उद्योजक कसा होईल असा प्रश्न चिन्ह लिहून उद्योजक होत नसतो. तर त्याला आत्मीयता लागते, नवीन काहीतरी विचार लागतात, नवीन काहीतरी आयडिया लागतात. आणि आपण रोजगार करतो, नोकरी करतो, उद्योग करतो, फक्त आपली उपजीविका भागवणं हा त्याच्या पाठीमागचा उद्देश नसावा. त्याच्यातून एक डेव्हलपमेंट असावी. असं म्हटलं जातं की 2 प्रकारची स्वप्न असतात. एक रात्रीची स्वप्न पाहायची, सकाळी उठल्यानंतर त्याच्यावर विचार करायचा आणि ती सोडून द्यायची. दुसरं एक स्वप्न असतं की जी लोक दिवसा स्वप्न पाहतात आणि त्या स्वप्नावरती विचार करतात, नवीन काही प्रोडक्ट्स करता येईल का, नवीन काही आयडिया देता येईल की एखादी वस्तू मार्केटमध्ये कमी किमतीमध्ये इनोव्हेशन करून आपल्याला देता येईल का. आणि ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करून जो मुव्हमेंट करत असतो, नवीन नवीन गोष्टी शोधत असतो, नवीन नवीन गोष्टीवरती प्रयत्न करत असतो, तर अशीच व्यक्ती आयुष्यामध्ये काहीतरी घडवण्यासाठी, उद्योजक होण्यासाठी त्याची मदत होत असते. मी मध्यंतरी वाचनामध्ये एक जाहिरात आली होती. ती जाहिरात अशी होती की अंटार्क्टिका मोहिमेसाठी एक जाहिरात होती. ती एका पुस्तकातून वाचण्यात आली. ती जाहिरात अशी होती की अतिशय धोकादायक मोहिमेसाठी माणसे हवी आहेत, अर्ज करा, खूप कमी पगार, मरणाची थंडी असलेला प्रदेश, 6 महिने रात्रीचं काम, सतत अडचणींशी सामना, निसर्गाशी युद्ध, जिवंत परत येईल किंवा नाही याची शाश्वतच खूप कमी. परंतु जर तुम्ही यशस्वी झाला तर जागतिक सन्मान, अशा प्रकारची जाहिरात होती. आणि अशी जोखीम घेणारी जी माणसं असतात ना, तीच माणसं उद्योगामध्ये, व्यवसायामध्ये अशा प्रकारची जोखीम घेतात. आणि अशी जोखीम घेणार असाल तरच उद्योजक होता येईल. यस, मला हेच सांगायचं आहे की तुम्हाला जोखीम घेता आली पाहिजे. जर व्यवसायामध्ये सक्सेसफुल व्हायचं असेल तर जोखीम घेता आली पाहिजे. आपण पाहतो समाजामध्ये की रोज नवीन नवीन उद्योग येतात आणि ते वर्षाच्या आत बंद पडले जातात. लोक पेशन्स ठेवत नाहीत, हार्डवर्क करत नाहीत, स्मार्ट वर्क करत नाहीत. नोकरी करत असताना आपल्याला 5 ते संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत काम करण्याची सवय लागलेली असते. याच्यामध्ये रोज जे काम करायचं ते काम सोडून त्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन आपण कधीच कोणता विचार करत नाही. आणि हा विचार न केल्यामुळे आपण आपल्या आयुष्यामध्ये पंगू होत असतो. याच्यावरती आपण विचार करायला हवा. आणि ह्याच सगळ्या गोष्टींचा विचार करून आम्ही फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अँड प्रोफेशनल्स ही संस्था उभी केली. ही जी संस्था आहे, ही संस्था उद्योजकांकडून उद्योजकांसाठी चालवलेली संस्था आहे. उद्योजकांच्या दैनंदिन लाईफ मध्ये खूप साऱ्या समस्या येत असतात, खूप सारे प्रॉब्लेम्स असतात. हे प्रॉब्लेम्स कमी करण्यासाठी, लोकांना हेल्प करण्यासाठी ह्या संस्थेची उभारणी करण्यात आली. ह्या संस्थेमध्ये आठवड्याला मीटिंग घेतल्या जातात आणि ह्या आठवड्याच्या मीटिंग मध्ये लोकांचा बिझनेस मध्ये काय इम्प्रुव्हमेंट करता येतील. उद्योग म्हटल्यानंतर सेल्स आला, सेल्स म्हटल्यानंतर मार्केटिंग आलं. उद्योगाचा हार्ट जे आपण ज्याला हृदय म्हणू शकतो तो सेल्स असतो. जर सेल्स नाही झाला तर त्या उद्योगाला काही अर्थ राहत नाही. आणि ह्या उद्योगामध्ये हा सेल्स इम्प्रुव्हमेंट करण्यासाठी, उद्योगाचं मार्केटिंग करण्यासाठी फिफ एक बिझनेस नेटवर्किंग प्लॅटफॉर्म या ठिकाणी उपलब्ध करून देतो. ह्याशिवाय या ठिकाणी काय होत आहे, याशिवाय या ठिकाणी बिझनेस करणाऱ्या लोकांचे पर्सनल स्किल्स डेव्हलपमेंटचं काम या ठिकाणी आपण करतो. त्यांची इंटरपर्सनल रिलेशन्स डेव्हलप करण्यासाठी आपण हेल्प करतोय. प्रोफेशनल स्किल्स डेव्हलप करण्यासाठी या ठिकाणी मदत होते. त्यासाठी वेगवेगळे ट्रेनिंग्स या ठिकाणी उपलब्ध करून दिले जातात.
लर्निंग मॉडेल्स आहेत, एक्सपर्ट सेशन्स आहेत, ग्रुप डिस्कशन्स वेगवेगळ्या, प्रत्येक शनिवारी सकाळी 8:30 वाजता ग्रुप डिस्कशन होतात. अशा वेगवेगळ्या ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातून उद्योगांमध्ये जे काही चॅलेंजेस आहेत ते चॅलेंजेस कॉमन प्लॅटफॉर्मवरती आणून त्याला रेड्यूस करण्याचं काम ह्या फेडरेशनच्या माध्यमातून केलं जात आहे. आणि त्याचाच एक पार्ट म्हणून इंडस्ट्रियल अवेअरनेस प्रोग्राम 1 एप्रिल 2021 पासून हा प्रोग्राम आम्ही चालू केलेला आहे. ह्या प्रोग्रामच्या माध्यमातून आम्ही इंडस्ट्रियल पीपल्ससाठी अवेअरनेस क्रिएट केला जातो. त्या ठिकाणी वेगवेगळे एक्सपर्ट्स लोक ह्या प्रोग्राम मध्ये आणली जातात. प्रत्येक शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता ह्या प्लॅटफॉर्मवरती एक्सपर्ट्स येतो, तो लोकांना गाईड करतो. त्याच्या आयुष्यामध्ये, त्याच्या बिझनेसमध्ये जो काही एक्सपिरियन्स आहे, त्याच्याकडे जे काही नॉलेज आहे ते नॉलेज पब्लिकला शेअर केलं जातं. आणि त्याच्या माध्यमातून जे इंडस्ट्रियल पीपल्स आहेत, एसएमईज आहेत, बिझनेस ओनर्स आहेत, त्यांचा जो काही वीक एरिया आहे त्या वीक एरियामध्ये डेव्हलपमेंट होण्यासाठी याची मदत होते. अशाच पद्धतीने आज ह्या प्लॅटफॉर्मवरती आपण इन्शुरन्स, मेडिकल इन्शुरन्सचं महत्व समजून सांगण्यासाठी आणि मेडिकल इन्शुरन्सचं पर्सनल लाईफ मध्ये तसंच व्यावसायिक लाईफ मध्ये जे काही महत्व आहे ते महत्व समजून सांगण्यासाठी आजचा प्रोग्राम आहे. ह्या प्रोग्राम मध्ये अमर सर आपल्याला या ठिकाणी मार्गदर्शन करणार आहेत. पण तत्पूर्वी पुढे जाण्याच्या अगोदर मला ह्या ठिकाणी सांगायला आवडेल की पुढच्या शनिवारी कोणता प्रोग्राम आहे. तर पुढच्या शनिवारी डिजिटल मार्केटिंग बिगिनर्स साठी डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर्स. आपल्या व्यवसायामध्ये मार्केटिंग हे स्किल जसं महत्वाचं आहे तसंच आज डिजिटल मार्केटिंग ही तेवढंच महत्वाचं आहे. डिजिटल मार्केटिंग ही 1 to मास पर्यंत कमीत कमी वेळामध्ये मॅक्झिमम लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला यातून हेल्प होते. तर त्यासाठी निकिता ओरा यांना आपण नेक्स्ट सॅटर्डेला ह्या प्लॅटफॉर्मवरती बोलवलेलं आहे. पुढच्या शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स ह्या सब्जेक्ट वरती निकिता ओरा आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. अमीर सर, गुड इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग सर अँड नमस्कार. सर्वप्रथम मी तुमचे आभार मानतो की तुम्ही खूप चांगली ऑपॉर्च्युनिटी, ही संधी उपलब्ध करून दिली की बा आजच्या काळामध्ये ह्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरती आपण मॅक्सिमम लोकांपर्यंत हेल्थ इन्शुरन्स कसं पोहोचवत आहेत. आणि त्यामधूनच हा एक असा प्लॅटफॉर्म आहे जे तुम्ही फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री अँड प्रोफेशनलच्या मार्गे आपण प्रत्येक इंडस्ट्रियलिस्ट किंवा एक सामान्य नागरिकापर्यंत तुम्ही तुमचा प्लॅटफॉर्मच्या पद्धतीनं त्या लोकांपर्यंत त्यांच्या गरजेनुसार हेल्थ इन्शुरन्स असू द्या, बाकी वेगवेगळे इंडस्ट्री जे आता तुम्ही प्रेझेंट केला त्यांच्याबरोबर तुम्ही माहिती पोहोचू शकता. जेणेकरून मला यातून एवढं लक्षात आलं की त्या लोकांना एका प्लॅटफॉर्मवरती त्यांच्या बिझनेस रिलेटेड, बिझनेस इम्प्रुव्हमेंटसाठी, जसं तुम्ही सांगितलं की सेल्स तर आहेच आहे, मार्केटिंग पण आहे. मार्केटिंग केल्यानंतर तर सेल्स सुद्धा इम्पॉर्टंट आहे. त्याच पद्धतीनं सगळ्या गोष्टी आपल्याला ह्या कन्सिडरेशन करून आजच्या टॉपिक मध्ये जर तुम्ही सांगितलं हेल्थ इन्शुरन्स का इम्पॉर्टंट आहे. रिसेंटली तुम्ही स्टार्ट करत होता त्यामध्ये काही चॅट बॉक्स मध्ये ऑब्झर्व करत होतो की म्हणत होते कोणी इंग्लिश मध्ये बोला, हिंदीमध्ये बोला, तर मे बी थोडस आपण मिक्स करू. तो सगळं तर प्रत्येक सगळ्यांचं वेलकम आहे. आपल्या हेल्थ इन्शुरन्स का गरज है, व्हाई वी नीड हेल्थ इंश्योरेंस, हमें मेडिक्लेम पॉलिसी की जरूरत क्यों है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ मेरे बारे में कुछ आपको इंट्रोडक्शन शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल में बताना चाहता हूँ. मेरा नाम है अमर सुरडी. लास्ट 14 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ. तो 7 साल का एक्सपीरियंस है मुझे लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, एंड 7 साल से मैं काम कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि मेरी कंपनी का नाम है मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. नाउ अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे यहाँ पे लिया है हेल्थ इंश्योरेंस, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है. इसके साथ मैं एक एडिशन करना चाहता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, राइट. जैसे अभी आप ऐड सुनते हो म्यूचुअल फंड सही है, जस्ट लाइक एन हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है. सो हेल्थ है तो लाइफ है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज.
सी अभी मैक्सिमम लोग जानते हैं यार हेल्थ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ, पैसा पॉलिसी निकालूंगा, अगर पूरे साल भर में मुझे मेरे पास कुछ क्लेम नहीं आया, मैं कुछ क्लेम नहीं करता तो यार मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे कमिट करते हैं कि यार मुझे कुछ होने वाला नहीं है। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें, अभी भी मैक्सिमम इंडियन पीपल्स, इंडियन लोग, हम महाराष्ट्रियन लोग मैक्सिमम अभी अगर बात करें हेल्थ इंश्योरेंस को लास्ट प्रायोरिटी पे देखते हैं, लास्ट प्रायोरिटी पे देखते हैं। क्योंकि पहले हम क्या करते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट देखते हैं, सेविंग्स देखते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सेविंग हम क्यों करते हैं? सबसे पहले आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट सेविंग करते करते हम प्रायोरिटी रखते हैं अपना लाइफस्टाइल, जो अभी का लाइफस्टाइल, जो आने वाले समय में हम बच्चों के बारे में सोचते हैं, बच्चों का एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड देयर मैरिज लाइफ। देन लास्ट प्रायोरिटी के बारे में हम सोचते हैं रिटायरमेंट। देन उसके बाद अगर कुछ बचता है तो हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। बट करंट सिनेरियो अभी थोड़ा सा चेंज हो चुका है लोगों का सोचना, कि जहां पे लोग अभी हेल्थ इंश्योरेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अगर मेरी बात करूं, अभी पिछले 6-7 साल मैं कंपनी में हूं हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, जो कि पिछले 2 साल मतलब पिछले साल से जो कोविड पेंडेमिक जो शुरुआत है, जो कोरोना की वजह से लोगों में इतना अभी एक अवेयरनेस बन गया है कि बाबा मेडिक्लेम पॉलिसी जरूरी है। यस दैट्स गुड कि बाबा लोगों को समझ में आ रहा है एज कंपेयर टू रूरल एरिया एज टू अर्बन। जहाँ पे अर्बन तो है, अर्बन एरिया में, शहरी भागों में, सिटीज में लोग जानते हैं कि मेडिक्लेम है। और मैक्सिमम अगर पुणे सिटी की बात करें ओवरऑल, तो मैक्सिमम पुणे इज कॉल्ड अपना आईटी हब, जो आईटी हब बोलते हैं एंड कॉर्पोरेट हब, जो एमएनसी कंपनीज है इंडिया में और पुणे में। वहां पे जितने भी सारे एम्प्लॉयज है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल एरिया, अगर पुणे में और वर्ल्ड में और इंडिया में अगर बात करूं, एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है अपना पुणे का पीसीएमसी, पिंपरी चिंचवड एरिया, जहाँ पे इंडस्ट्रियल हब उसको कहा जाता है, राइट। इंडस्ट्रियल हब के साथ जितने भी मजदूर, जितने भी वर्कर, जितने भी इंटरप्रेन्योर, जितने भी बिजनेस है, उन्होंने अपना अपना बिजनेस खड़ा किया है अपने बलबूते पे। जैसे शुरू में देवधर सर ने बोला था कि दोकर सर ने बोला था कि म्हणतात ना बिझनेस कसा, म्हणजे बिझनेसमॅन इंडस्ट्रियलिस्ट कसं करता येईल, क्वेश्चन मार्क उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था। अभी यहाँ पे जितने भी इंटरप्रेनर्स जुड़े हुए, आप उनको इंडिविजुअली या अभी भी उनका एक एक्सपीरियंस उनके साथ डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा। जहाँ पे हम लोग जानते हैं जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे हमें पहले नाम आता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इन द सेंस रतन टाटा, राइट, बिरला, अंबानी, है ना, इसके बाद अदानी, इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हम याद रखते हैं। साथ ही साथ आज के जमाने में हम जो भी अभी छोटा छोटा बिजनेस कर होता है, अपना एक बड़ा बिजनेस उन्होंने एक्सपेंशन किया। नाउ इस सिचुएशन में आज के जमाने में हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट आ चुका है। जैसे ही बोला हेल्थ इज अ वेल्थ, लाइक जैसे मैंने बात करा था कि इन्वेस्टमेंट ये चीजें होती है, बट अभी भी मेडिकल एक्सपेंसेस की अगर बात करूं, हम में से 66 to 70% अभी भी लोग जो भी एफडीज है, सेविंग्स है, जो भी हम मॉर्गेज रख के, प्रॉपर्टी मॉर्गेज रख के, गोल्ड मॉर्गेज रख के अभी भी मेडिकल एक्सपेंसेस वहां से यूटिलाइज करते हैं मेडिकल इमरजेंसी के बाद। नाउ उसके अगर उस चीज को अगर मैं सिक्योर करूं, मेरे एसेट को अगर मैं सिक्योर करूं, तो मुझे हेल्थ इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। तो दैट्स कॉल्ड हेल्थ इंश्योरेंस इज इक्वल टू योर वेल्थ इंश्योरेंस, जो कि इन्वेस्टमेंट किस, जैसे बोले इन्वेस्टमेंट करते फॉर आवर प्रोटेक्शन, बट उसी समय अगर मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने ले लिया, दैट विल हेल्प टू योर वेल्थ, जो कि इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसी ये मुझे सिक्योर कर सकता है मेरी फैमिली के लिए, साथ ही साथ मेरा जो भी मैंने वेल्थ क्रिएट किया है फॉर माय लाइफस्टाइल मेंटेनिंग एंड अदर थिंग। सो नेक्स्ट, अगर मैं बहुत ही फास्ट जा रहा हूँ या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे बीच में रोक के आप पूछ सकते हो, राइट। ये ओवरऑल अगर बात करूं भाई, मैक्सिमम जैसे मैंने बात किया फाइनेंशियल प्लानिंग कि हम पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेविंग करेंगे, इसके बारे में, बट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ क्या, है ना, मैं मेरी लीगेसी तो कर दी है, मैं सेव तो कर रहा मेरे फ्यूचर के लिए। अगर ये सब में अगर मेरे एक अभी जैसे ही पिरामिड दिए उसमें अगर मैं करता जा रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, भरता जा रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रोटेक्ट ही नहीं किया। प्रोटेक्ट इन द सेंस इन केस ऑफ अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी इन द सेंस एक्सीडेंट की वजह से अनसर्टिनिटी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट के अनसर्टिनिटी की वजह से डिसेबल हो जाता है, राइट। साथ ही साथ ड्यू टू मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप देखते हो
बंदा हैंडीकैप, देन परमानेंट डिसेबल्ड, पार्शियल, ये हर कुछ उसका इमरजेंसी में हो जाता है। उस चीज में जो भी मैं इनकम कर रहा हूँ, जो भी मैंने सेविंग किया है, वो पूरा का पूरा वहां पे नील हो जाता है। तो बेटर है मैं सबसे पहले उसको, जो पिरामिड जो सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है, मैं उस चीज को प्रोटेक्ट करूं। जो आने वाले कोई भी अगर इमरजेंसी आ जाती है, अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो वहां से मैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ सिक्योर कर सकता हूँ। नेक्स्ट सर। लाइक यहाँ पे दिया है प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, राइट। अभी प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क क्या होता है? सबसे पहले इलनेस, और उसको हम लॉन्ग टर्म उसको कैसा उसका केयर कर सकते हैं। सबसे पहले इस आगे बढ़ने से पहले मैं और एक बताना चाहता हूँ, स्पेशली इंडस्ट्रियल के बारे में, जहाँ पे हम मेडिक्लेम पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर सकते हैं हम खुद के लिए, हमारे इमीडिएट फैमिली के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए। ये हो गया हमारे इमीडिएट फैमिली एंड ऑल। अगर इंडस्ट्रियल के बारे में बात करूं, जितने भी एम्प्लॉयज जो कि एक कंपनी में काम करते, फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, जस्ट एन एग्जाम सोहब इंटरप्राइजेस, एक बड़ी कंपनी है, 500 लोग उनके साथ काम करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। अभी ये एम्प्लॉय काम करते हैं अपने परिवार चलाने के लिए, जो भी उनका मंथली सैलरी होता है उसको सैलरी मिलता है, और प्रोडक्शन अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, ट्रेडिंग होता है, सेल्स सर्विस, ये पूरा उसके साथ जुड़ा होता है। अगर वो एम्प्लॉय हमारे साथ काम कर रहा है, तो अभी बहुत सारी कंपनियां हैं, जब से कोविड पेंडेमिक आया है, तो हर कंपनी का ओनर, हर कंपनी का बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर अपनी पूरे एम्प्लॉयज के लिए पॉलिसी निकल रहे हैं, जो दैट इज कॉल्ड ग्रुप पॉलिसीज, एसएमई प्रोडक्ट हम इसे बोल सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर ये ग्रुप पॉलिसी क्यों जरूरी है, अगर ये मेडिक्लेम क्यों जरूरी है, हम अपने एम्प्लॉयज के लिए और उनके फैमिली के लिए क्यों ले सकते हैं, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है अगर बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? उसका बेनिफिट ये मिलता है, सबसे पहला अपना एक एम्प्लॉय होता है जो अपने फैमिली मेंबर जैसे हम उसको ध्यान रखते हैं, वो सिक्योर हो जाता है इन केस ऑफ एनी मेडिकल इमरजेंसीज के साथ। वो एक प्रोटेक्शन अब उसको मिल जाता है फाइनेंशियली, क्योंकि मेडिक्लेम की वजह से उसका कुछ भी अगर मेडिकल इमरजेंसी आता है, मेडिकल इमरजेंसी क्या होता है? एनी सिकनेस, इलनेस, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। अभी करंट सिचुएशन में आप बात करें, कोरोना भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा सिक्योरिटी उसको वहां से मिल जाता है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस से। साथ ही साथ उस एम्प्लॉय को एक ट्रस्ट बनता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस इंडस्ट्री पे, अपने ओनर पे, कि यार मेरे ओनर, मेरी कंपनी, मेरे ऑर्गेनाइजेशन कितना मेरा सिक्योर करे, मेरा कितना ख्याल रखे। तो रिटेंशन हो जाता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ जुड़ा रहता है, जो इमीडिएट ज्वाइन करके इमीडिएट निकल नहीं जाता है। तो उसके एज ए ह्यूमन टेंडेन्सी लोग सोचते हैं ना, यार इतना अच्छा चल रहा है, एवढं सगळं चांगलं माझं चाललंय, माझे ओनर आपली एवढी काळजी घेतात, तर तो व्यक्ती आपल्यासाठी लॉंग टर्म राहू शकतो। लॉंग टर्मचा फायदा असू शकतो की त्या व्यक्तीला एक्सपिरियन्स असतो, नॉलेज असतो, त्यामुळे त्याच्या नॉलेज आणि त्याच्या एक्सपिरियन्स नुसार आपल्याला जे काही प्रोडक्टिव्हिटी आपली वाढवायची ती मे बी डबल टिबल होऊ शकते। त्यासाठी हे मेडिक्लेम पॉलिसी आपण ग्रुपमध्ये पॉलिसीमध्ये सुद्धा घेऊ शकतो, राईट। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, इलनेस। आता इलनेस जसं तुम्हाला मी सांगितलं की मोठमोठे आज इलनेस बघू शकता, कॅन्सर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्युमर, किडनी फेल्युअर, हे मोठमोठे इलनेस असतात, तुम्ही ऐकून असाल। ऐकल्यानंतर माणसाला थोडस म्हणतात ना, एक माणूस घाबरून जातो, पण आजच्या कंडिशन मध्ये त्याच्यावर चांगले ट्रीटमेंट आपल्याला अवेलेबल आहेत, चांगले मोठमोठे हॉस्पिटल ह्याच्या रिलेटेड ट्रीटमेंट केले जातात, त्यातून माणूस क्युअर होऊन सुद्धा तो आपल्या पहिल्यासारख्या लाईफस्टाईल जगू शकतो। पण ह्या सगळ्या गोष्टी करण्यासाठी आपल्याला बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट डॉक्टर शोधावं लागेल। सगळ्यात अगोदर माझ्याकडे हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसी पाहिजे। तर बेस्ट पाहिजे असेल तर एस आय हॅव अ बेस्ट मेडिक्लेम पॉलिसी विथ अस, राईट, जे तुम्हाला इमिडिएट बेसिस वरती सुद्धा कव्हर मिळेल। आणि एकदा पॉलिसी जर मी घेतो ते लॉंग टर्म म्हणतात ना, त्याला एंड नाहीये। असं नाही की मी 5 वर्षासाठी, 10 वर्षासाठी, 15 वर्षासाठी, 20 वर्षासाठी मी त्याला एक बाइंडिंग बँड देऊ शकतो, नो, लाईफ टाइम आहे। लाईफ टाइम आपण त्याचा युटिलाइज बेनिफिट घेऊ शकतो। मनोज कुमार काहीतरी विचारतात, कोई किसी को कुछ सवाल है, क्वेश्चन है, प्लीज चैट बॉक्स में आप टेक्स्ट करते रहिए, वहां से पढ़ के मैं आपको आपके जो भी प्रॉब्लम्स है मैं वहां पे सॉल्व कर दूंगा। यस, नेक्स्ट सर। नाउ हाउ हेल्थ इंश्योरेंस वर्क, अभी मेडिक्लेम कैसे वर्क करता है, जो इनिशियल स्टार्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है। जाके मैंने बोला इंडिविजुअल हो सकता है, फैमिली के साथ हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करूं, एक कंपनी होती है और एक मतलब नंबर ऑफ इन्वेस्टर या पॉलिसी होल्डर्स में रहते हैं। इन केस अगर किसी 100 में से अगर किसी बंदे को इमरजेंसी आ जाती है,
दैट विल टेक केयर ऑफ हिज मेडिकल इमरजेंसी कंपनी के थ्रू। जो भी उसका बिल बनेगा हॉस्पिटल के रिलेटेड, हॉस्पिटल में क्या क्या खर्चा हो सकता है, सबसे पहले आप बात करेंगे वहां पे हॉस्पिटल में जाने के बाद मैं कौन सी कैटेगरी का रूम ऑप्ट कर रहा हूँ, मैं सिंगल प्राइवेट रूम में हूँ या जनरल वार्ड में शिफ्ट हो रहा हूँ या मैं लग्जरी रूम में ऑप्ट हो रहा हूँ। उसके हिसाब से जो भी एक्सपेंसेस है वो चार्ज हो जाएंगे, जो सिकनेस की वजह से हो, इलनेस की वजह से हो, एक्सीडेंटल की वजह से हो, एनी, उसके हिसाब से उसका बिल बनेगा। और जितना भी हेल्थ इंश्योरेंस कवर उसको दिया है दैट अमाउंट कंपनी विल पे फॉर हिज मेडिकल इमरजेंसी। उसके वजह से उसका अच्छा सा ट्रीटमेंट बन सकता है, अच्छा सा बोलते ना बेस्ट डॉक्टर के पास वो ट्रीटमेंट ले सकता है और उसका फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बच सकता है ड्यू टू मेडिक्लेम पॉलिसी। राइट, नेक्स्ट सर। अगर मैं स्पीड जा रहा हूँ, बहुत ही फास्ट जा रहा है सेशन, तो प्लीज बोलिए, आई विल मतलब बोलते ना आराम से डिस्कस भी कर सकता है। डॉक्टर साहेब काही ह्याच्यामध्ये कम्युनिकेशन मध्ये किंवा स्पीड होतंय का? ओके, एव्हरीथिंग इज ओके. ओके गोइंग टू द राइट थैंक यू पाथ सर। सर. या थैंक यू सर। सेकेंड, अभी इंश्योरेंस कंपनी का रोल कैसा होता है, रोल ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे ना। अभी सबसे पहले बात करें, फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है जो मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से वहां पे आपको सिक्योर किया जाता है। राइट, जो शुरू में मैंने पूरा इसमें डिटेल में बात किया था कि सेविंग होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसकी वजह से बाकी लाइफस्टाइल मेंटेन होगा, बट पॉलिसी की वजह से ये पूरा का पूरा सिक्योर आपका हो जाएगा, जो कि हमने जो भी कैपिटल जमा किया है देन इमरजेंसी के टाइम पे मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी मुझे प्रोटेक्ट करेगा, मुझे भी प्रोटेक्ट करेगा, साथ ही साथ मेरा जो भी सेविंग मैंने इन्वेस्टमेंट किया है वो भी मुझे यहाँ पे सिक्योर करेगा। राइट, सो अभी सबसे पहले इसमें व्हाई शुड नॉट बाय हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, या यू शुड नॉट बाय हेल्थ इंश्योरेंस। अगर हमने पॉलिसी नहीं लिया, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो क्या इफेक्ट हो सकता है, अगर मैंने लिया तो उसका बेनिफिट क्या मिलेगा, नहीं लिया तो क्या उसका लॉस मुझे होगा। अगर मैंने मेडिक्लेम पॉलिसी लिया है, you are assured that you and your family will never meet with an accident and never affected with any disease or illness. Right, second, and in case if it happens you can spend your friends from your pocket and ready to compromise your future goals। जो कि अर्लियर मैंने आपको बताया था, अगर मैंने पॉलिसी नहीं लिया और मैंने लिया, दो चीजें यहाँ पे, अगर मैं पॉलिसी में लेता हूं, अगर कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है तो मैं पूरा का पूरा सिक्योर मेरा एसेट पूरा प्रोटेक्शन है। साथ ही साथ अगर दूसरे पार्ट में अगर मैंने नहीं लिया तो यस प्लीज रेडी हो जाइए अपना जो भी आपने सेविंग किए और पॉकेट मनी से भरने के लिए। सो इट्स अ राइट टाइम टू बाय अ हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट, द बेस्ट टाइम टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस इज व्हेन यू आर यंग एंड हेल्दी। या सबसे पहले बताइए, आज मेडिक्लेम पॉलिसी को हम किस नजरिए से देखते हैं, एक प्रॉफिटेबल नजरिए से देखते हैं या इस इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी प्रोटेक्शन के लिए देखते हैं। अभी जितने भी हम लोगों को इंटरेक्शन करते हैं, बहुत ऐसे लोगों में सुनने में आता है अरे याचा बेनिफिटच मिळत नाहीये, म्हणजे समजा तो जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, मैं प्रीमियम भरता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाता है। राइट, उससे वही अच्छा है कि मैं उसको सेविंग करूं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी सुनने में आता है यार मैं तो 10,000 प्रीमियम साल का भर रहा हूँ, वही मैं महीने में 4-4, 5-5 साल सेविंग करूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं उससे पैसा यूटिलाइज करूंगा। ये टोटली गलत है, ये टोटली गलत है। अगर उसका डिटेल कंपैरिजन में बताने जाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, बट मैसेज यही है कि हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और कब लेना है। जब हम हेल्दी होते हैं, जब हम स्ट्रांग होते हैं, जहाँ पे मुझे कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होता है, तभी मुझे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। क्यों बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अभी के आज के कंडीशन में अगर मैं बात करता हूं, अगर कोई बंदा है जो बीपी, शुगर है, थायराइड है या एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, ब्रेन रिलेटेड इश्यूज है या हेड इंजरी हो चुका है, अगर उस बंदे को अगर कोई कंपनी पॉलिसी देती है, अगर समझे फॉर एन एग्जांपल आप उस कंपनी के मालिक हो और आपको ऐसे कोई एक एप्लीकेंट आपके पास आता है कि मुझे पॉलिसी चाहिए, जिसकी ऑलरेडी बीमार हो चुका है, कुछ मेडिकल हिस्ट्रीज है जहाँ की मुझे संभावना है, ये मुझे रिस्क है, ये मेरे लिए एक लायबिलिटी बन सकता है, तो आप पॉलिसी दे सकते हैं क्या? सोचिए कि एज एन इंश्योरेंस कंपनी ओनर, एक इंश्योरेंस एडवाइजर, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, तो नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं उससे 100 रुपए ले रहा हूं तो मुझे उसके लिए 200, 300, 400 रुपए खर्चा करना पड़ता है। क्योंकि एग्जाम्पल दे रहा, अगर कोई 100 रुपए पे कर रहा है तो उसके अगेंस्ट में मैं 5 गुना उसको इंश्योरेंस कवर दे रहा हूं, तो मेरा लॉस है। राइट,
उस समय अगर बाय करने जाओगे, आज के जमाने की अगर मैं बात करूं, अगर कोई बंदा अभी के सिचुएशन में, आज के सिचुएशन में अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया, अगर उसको कोविड हो गया, ट्रीटमेंट लेके अगर बंदा डिस्चार्ज भी हो जाता है ना, उस बंदे को, उस अप्लीकांट को 90 डेज तक कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी नहीं दे सकती। सेकेंड, हेल्दी है, कोरोना नहीं हुआ, लेकिन उस बंदे में समझो बीपी शुगर है, तो पॉलिसी एप्लीकेशन जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद हमारे डॉक्टर टीम डिसाइड करेगी हम इसको पॉलिसी दे सकते हैं नहीं दे सकते, एज पर इज मेडिकल हिस्ट्री और उसका रिस्क फैक्टर के। मे बी यस, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करेंगे, प्रीमियम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट जिस रिलेटेड हेल्थ डिक्लेयर मैंने किया है, उसके लिए, उस बीमारी के लिए, उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए उनको 3 साल और 4 साल का वेटिंग पीरियड भी लग सकता है। तो बेटर है, जब मैं हेल्दी हूँ, फिट एंड फाइन हूँ, तभी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हम खरीदते हैं, तो मेरा बेनिफिट एक होता है कि सबसे पहले मुझे प्रीमियम कम आएगा। सेकेंड थिंग, मेरी पॉलिसी इमीडिएट बेसिस पे इश्यू हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मुझे भरने नहीं पड़ेंगे। और 4-5 साल के बाद अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो विदाउट एनी वेटिंग पीरियड आपको स्मूथली आपका क्लेम सेटल हो जाएगा, जहाँ पे कुछ बर्डन नहीं रहेगा कि मुझे वेटिंग पीरियड में रुकू उस बीमारी के लिए। हम कोई बीमारी पोस्टपोन तो नहीं कर सकते ट्रीटमेंट के लिए, अरे मेरा वेटिंग है, अब इसको होल्ड करते हैं और 4 साल के बाद मैं उसको ट्रीटमेंट करता हूँ, नहीं, हम होल्ड नहीं कर सकते, हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। सो व्हेन वी आर यंग, वी आर फिट एंड फाइन, वी नीड टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। नेक्स्ट सर। यस, बाकी ओवरऑल यहाँ पे हमने दिया है कि बाबा व्हाई इट इज अ क्रिटिकल टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस, व्हाई इट इज अ क्रिटिकल टू बाय हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हेल्थ जैसे पहले ही इसमें मैंने बता दिया था कि क्यों जरूरी है, ये जस्ट ने एग्जांपल दिया, एक्सीडेंट, इलनेस, है ना, इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लाइफस्टाइल डिसीजेस। अगर आप देखते हो आजकल शहरी सिस्टम में, सिटीज में मैक्सिमम लोगों का लाइफस्टाइल पूरा चेंज हो चुका है, क्योंकि लाइफस्टाइल इन द सेंस क्या हो चुका है, जंक फूड, देन वर्क प्रेशर, वर्क कल्चर, उसके साथ उनका लाइफस्टाइल इतना बदल गया है कि बाबा हम वक्त पे नींद नहीं मतलब वक्त पे नींद पूरी नहीं होती है, राइट, खाना हम ठीक से नहीं खाते, तो उसकी वजह से धीरे धीरे बंदे में, उसके हेल्थ में, उसके बॉडीज में, स्ट्रक्चर में पूरा चेंज होता है। तो बीपी, शुगर, थायराइड की बड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है, उसकी वजह से फिर हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये बीमारियां फैल सकती है। अगर उस टाइम अगर ये चीजें हो जाती है, तो उस समय तो मेडिक्लेम पॉलिसी अगर है तो ठीक है, अदरवाइज ही नीड टू पे लॉट ऑफ मनी फ्रॉम हिज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर ओवरऑल आज की करंट में अगर मैं बात करता हूँ फॉरेन मेडिकल और एक्सीडेंट के बारे में, ये मेरे पास 2018 का डेटा है, जहाँ पे रोड एक्सीडेंट 4 लाख 70, ये मतलब 3 साल पुराना डेटा मेरे पास है। अगर देखते हो 1200 से ऊपर डेली एक्सीडेंट पे डेथ होती है, डेली एक्सीडेंट, ये 2018 की बात करो। अगर 3 साल में अगर इसमें सोचता हूँ, इसको 3 गुना 4 गुना हो चुका है। आप जब भी सुबह टीवी देखते हो, न्यूज देखते हो, न्यूजपेपर देखते हो, आप देखते हो की यार ऍक्सिडेंट झाला, दुर्घटना झाली, या लोकांची एवढी डेथ झाली, एवढे लोक क्रिटिकल कंडिशन मध्ये त्यांना हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आलेलं आहे, बरोबर. पण ह्या गोष्टी करत असताना तुम्ही बघू शकता की हे किती पर्सेंटेजने वाढलेलं आहे. सेकंड, दुसऱ्या साईडला आज इंडियामध्ये आपण बघतोय प्रत्येक व्यक्तीला अवेअरनेस आहे, ह्या कोरोनामुळं, कोविडमुळं हाहाकार माजलेला आहे, राईट. त्याबद्दल जर बघतोय आपण, आरोग्य यंत्रणा सुद्धा तर कोलमडली आहेच आहे, पण त्यातल्या त्या दुसऱ्या साईडला जर आपण बघतो, ज्या व्यक्तीकडे पेइंग कॅपॅसिटी आहे, ज्या व्यक्तीकडे मेडिक्लेम पॉलिसी आहे, कारण IRD ने, जे गव्हर्नमेंटनी आहे, ते प्रत्येक हेल्थ इन्शुरन्स कंपनीला ऑर्डर दिलेला आहे, त्यांना ऑलरेडी GR दिलेलं आहे की प्रत्येक कोविडचा क्लेम विदिन 1 आवर मध्ये तुम्ही सेटल करा, जेणेकरून इमिडिएट कस्टमरचा बिल सेटल होईल आणि तो रिमूव्ह होईल, जेणेकरून त्या व्यक्तीचा बेड रिकाम होईल. तर कोरोनामुळे होणारा जो खर्च खूप हेवी खर्च आहे. ऑन एन ऍव्हरेज मी जर बघतोय, ऑन एन ऍव्हरेज ज्या व्यक्तीचं स्कोअर जर बघतो मी 12-13च्या खाली असेल, तर 2 ते 2.5 लाख रुपये खर्च होतो त्या व्यक्तीचा एक नॉर्मल हॉस्पिटलमध्ये. जर मोठमोठे हॉस्पिटल, रुबी, जहांगीर, देन कोलंबिया एशिया, देन ज्युपिटर, याचा ऍव्हरेज बिल 4 लाख रुपये होतोय. आमच्यातून डेली क्लेम सेटल होतात आणि हायेस्ट क्लेम गेलेला आतापर्यंत 28 लाख कोलंबिया, आपलं नोबल हॉस्पिटल हडपसरला. तर त्यामुळं तुम्ही जर बघू शकता की बाबा हे ऍक्सिडेंट, इलनेस एनी टाइम आपल्याला सांगून येत नाही, आपल्याला निमंत्रण देऊन, इन्व्हिटेशन देऊन येत नाही, एनी टाइम ते आपल्याला आपल्या दरवाजाला टुकटुक करू शकतात. सो हेल्थ इन्शुरन्स आपल्याला वेळेत घेतलं गरजेचं आहे. सेकंड, जसं सांगितलं लाईफस्टाईल, आज डायबिटीज, देन हाय बीपी,
हाय कोलेस्ट्रॉल, थायरॉइड, जसं मी ऑलरेडी सांगितलं की एज 45 एज अबाव नंतर ह्या गोष्टी वाढत चालले, हे डिसीज वाढत चाललेले. आणि येणाऱ्या काळामध्ये 2025 मध्ये इंडिया शुड बी अ डायबिटीज कॅपिटल. म्हणजे 2025 मध्ये डायबेटिक मध्ये जर हायेस्ट जर रँकिंग असेल तर इंडिया असेल. हा शास्त्रज्ञांचा हे एक सर्वे, त्यानुसार एक अंदाजा त्यांनी वर्तवलेला की इंडिया विल बी डायबिटीज कंट्री इन 2025 2025 पर्यंत. राईट. तर ह्या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता सगळ्यांना लक्षात आलं असेल, सबको अभी समझ में आ चुका होगा कि क्यों हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है. राइट. नेक्स्ट, एक ऍव्हरेज ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे, ट्रीटमेंट बिकमिंग कॉस्टली बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन. ये कॉस्टली इन्फ्लेशन, अगर आप बात सोचते होंगे पिछले 10 साल, अगर मैं पिछले 10 साल पीछे जाता हूँ, अगर मैं 2010 में जाता हूँ, उस टाइम का मुझे हॉस्पिटल कॉस्ट और आज 2021 का हॉस्पिटल कॉस्ट 3 गुना से बढ़ चुका है. सेम जैसे हम बात करते हैं इन्फ्लेशन एजुकेशन के बारे में, 10 साल पहले अगर एमबीए का एक स्टूडेंट एमबीए करता था, उसका कॉस्ट कितना आता था, और आज के जमाने में उसका कॉस्ट 6 गुना बढ़ गया है. सो इन्फ्लेशन गोइंग ऑन 6 to 7% ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहता है. सेम हेल्थ में, अगर यहाँ पे बात जस्ट एन एग्जांपल हम दे रहे हैं, 2015 में हेल्थ कॉस्ट बनता था 10.6%, 16 में 12.5. डायरेक्ट अगर मैं 2019 में जाता हूँ 17 मीन्स 2015 से 19 में अगर बात करूं, ये 4 साल के स्पैन में 7% से इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है. राइट. जो हॉस्पिटल का कॉस्ट बढ़ गया, जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट बढ़ चुका है. इसका नुकसान कितना होता है, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जितना इन्फ्लेशन रेट और हॉस्पिटल एक्सपेंस बढ़ रहा है, उतना मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, उतना मेरा जो लाइफस्टाइल है वह उस फुलफिल नहीं कर रहा हूं, हम जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, हम जस्ट कॉम्प्रोमाइज करते जा रहे हैं. अगर उसी समय अगर मैं समय पे हेल्थ इंश्योरेंस और अच्छा एडुकेट हेल्थ इंश्योरेंस को अगर मैं बाय करता हूं, अगर मैंने लिया है, तो बाय डिफॉल्ट ये आने वाले समय में जो भी कॉस्ट बढ़ेगा, आप उसमें सिक्योर रहोगे ड्यू टू मेडिक्लेम पॉलिसी. यस. नेक्स्ट, सेम यही दिया है कि हम अपना प्रोटेक्ट एंड जो भी फ्यूचर हमने प्लान किया हम उसको सिक्योर कर सकते हैं ड्यू टू हेल्थ इंश्योरेंस. ये जस्ट एक ग्राफिक दिया है, तो आपको समझ में आ सकता है कि बाबा आने वाले समय में हेल्थ इंश्योरेंस का इंपॉर्टेंस कितना बढ़ने वाला है, जो कि हमें अपना प्रोटेक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है मेडिक्लेम पॉलिसी, जो कि अननेसेसरी अनसर्टेन एक्सपेंस वहां पे हम सिक्योर कर सकते हैं ड्यू टू द मेडिक्लेम पॉलिसी. एक एग्जांपल दी है कि इंडिविजुअल सेविंग कितना है, ग्रोथ कितना होता है. जैसे शुरू में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये सिर्फ इस नंबर, मैसेज यही है, प्लीज ब्रिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी. Yes, sir. Next. Yeah. So overall discussion, sir. It is the last slide. I think this is last. Amarji, there is almost 37 slides. Okay. Okay. Now, few thoughts of provoking facts. जैसे मैंने शुरू में बात किया था, people break their bank FDs, loans, borrow from friends, fulfill medical expenses. जो ये सब चीजें मैंने शुरू में कवर ही किया था कि अभी भी मैक्सिमम लोग है ना मेडिकल इमरजेंसी की वजह से यहाँ से पैसा उठाते हैं, एफडी से लोन बोरो करते हैं, रिलेटिव से एक्स्ट्रा पैसा मतलब बोलते हैं ना उधार पे पैसा ले लेते हैं, ये सब चीजें होता है. बट अगर मैं बात करूं 5% लोग हैं जो ऑलरेडी बोलते हैं ना एक पॉवर्टी लाइन है, जिनके पास रहने का भी आजकल मुश्किल हो जाएगा. उनके लिए अगर गवर्नमेंट में अगर पॉलिसी निकाले, अब देखते हो गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम निकाले, उनका भी कवर आज 5 लाख से शुरुआत होता है. तो सोचिए तो मेडिक्लेम मेरे पास कितना होना चाहिए, क्यों हेल्थ इंश्योरेंस इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पे मैं हायर सम एश्योर्ड बाय करके मेरी पूरी फैमिली को, मेरे एम्प्लॉयज के लिए मैं सिक्योर कर सकता हूं. देन यहाँ पे जैसे हम कॉर्पोरेट पॉलिसी में, जैसे मैंने बोला ग्रुप पॉलिसी हम लेते ही लेते हैं, राइट. उसके साथ अगर किसी के पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है लेकिन बहुत कम है, तो उसके वहां पे हम सुपर टॉप अप पॉलिसी के साथ मेरा इंश्योरेंस कवर मैं बढ़ा सकता हूं, जो कि मेरा बेस कवर जो है उसके ऊपर सुपर टॉप अप के साथ मैं मेरा इंश्योरेंस कवर हायर लेवल तक लेके जा सकता हूँ. उसका बेनिफिट यही हो सकता है, अगर मेरे पास आज के जमाने में मुझे मेरी फैमिली में अगर मेरा 5 लाख या 10 लाख का कवर है, अगर उसका अमाउंट एग्जॉस्ट हो जाता है जो कि 10 लाख है,
उसके ऊपर भी अगर मेरा कवर एग्जॉस्ट हो जाता है, अगर कोई क्लेम एग्जॉस्ट हो जाता है, तो मेरे पास सुपर टॉप अप पॉलिसी है जहां पे मैं 30 लाख तक का इंश्योरेंस कवर उस बंदे को दे सकता हूँ। उसके लिए सुपर टॉप अप पॉलिसी का ऑप्शन भी मेरे पास है, राइट। सेम पर्सनल एक्सीडेंटल, अभी एक्सीडेंट की वजह से क्या हो सकता है कि बाबा उसकी डेथ हो सकती है, वो परमानेंट डिसेबल हो सकता है, पार्शियल डिसेबल हो सकता है। डेथ होता है तो इमोशनल लॉस होता है, फाइनेंशियली लॉस भी होता है, इनकम करता रहता है। पर पार्शियल डिसेबल और परमानेंट डिसेबल होता है, बंदा जीवित है, बंदा लाइव है, जिंदा है, बट इनकम सोर्स बंद हो चुका रहता है। साथ ही साथ उसका खुद का एक्सपेंस, मेडिकल एक्सपेंस, और साथ ही साथ बाकी लाइफस्टाइल का एक्सपेंस, ये दोनों चीजें उनके साथ कंटिन्यू रहती है, बट इनकम लॉस हो सकता है। उस टाइम पे मेरा पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी उस बंदे को, उस फैमिली को सिक्योर कर सकता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, जो कि फाइनेंशियली सिक्योर हो सकता है। अभी सबसे क्वेश्चन है बाबा, कितना इंश्योरेंस कवर चाहिए, राइट। हम पुणे जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, राइट। अगर मेट्रो सिटी में अगर मैं रहता हूं तो बोलते हैं ना कितना मेरे पास कवर चाहिए। आज जैसे पुणे में सिटी में हम अभी तक का एक्सपीरियंस अगर देखते हैं, मिनिमम एक फैमिली को 2 अडल्ट 2 किड अगर है तो एवरेज 10 लाख का इंश्योरेंस कवर चाहिए उस फैमिली में। अगर पेरेंट के साथ है, पेरेंट जुड़े हैं, तो प्लीज बाय डिफरेंट पॉलिसी फॉर पेरेंट, उनके लिए अलग पॉलिसी खरीद के रखिए और एक अपने फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के रखिए, जिन्हें मतलब जिनके वजह से जो भी मेडिकल इमरजेंसी आता है तो आपको सिक्योर कर सकता है। हाई एज की वजह से ज्यादा क्लेम आने की संभावना है, और यंग एज में प्रीमियम अपना क्लेम आने की संभावना बहुत कम है। सो दो अलग अलग पॉलिसी लेके हम उनको सिक्योर कर सकते हैं, राइट। जैसे अभी पॉलिसी लेने के बाद हम क्या क्या कवर करते हैं, आपके सामने दिख रहा है अभी, आपके सामने अभी एक स्क्रीन शेयर किया है सर, वहां पे समझ में आया इंडेमनिटी प्लान होता क्या है। मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, मेडिक्लेम पॉलिसी है जहां पे हॉस्पिटलाइज होने के बाद इन पेशेंट हॉस्पिटल में कवर करता हूं। इन पेशेंट हॉस्पिटल मतलब क्या, मैं किसी भी रिलेटेड, अगर समझो डेंगू मलेरिया भी हो जाता है, मैं हॉस्पिटलाइज हो जाता हूँ, मुझे कम से कम 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना है, तो मुझे पूरा का खर्चा वहां पे मिल जाता है। हॉस्पिटल के कौन से कैटेगरी से रूम लेता हूँ, डॉक्टर फी, नर्स फी, मेडिसिन, सर्जरी चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर इन दैट मेडिक्लेम पॉलिसी। साथ ही साथ मैं प्री और पोस्ट हॉस्पिटल भी कवर करता हूँ। प्री और पोस्ट मतलब क्या, एडमिट होने के पहले का 60 डेज, 2 महीने का खर्चा मैं प्री में कवर करता हूँ। आफ्टर डिस्चार्ज 90 डेज का पोस्ट हॉस्पिटल और 180 डेज का पोस्ट हॉस्पिटल भी मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, राइट। तो मोटा मोटा सिंपल कहना यही है, जो मेडिकल इमरजेंसी की वजह से जो खर्चा आता है आपको इन पेशेंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्री और पोस्ट भी कवर करेगा। जब भी अगर इमरजेंसी में एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, एम्बुलेंस का खर्चा भी आपको यहाँ पे मिलेगा, जो पर हॉस्पिटलाइजेशन के हिसाब से आपको, मेडिकल इमरजेंसी के हिसाब से आपको एम्बुलेंस का एक्सपेंस भी मिलेगा। जैसे शुरू में बात किया सुपर टॉप अप पॉलिसी मैंने, राइट। बेस पॉलिसी मेरे पास है, उसके ऊपर मैं टॉप अप कवर भी ले सकता हूँ। यस सर, नेक्स्ट ये क्रिटिकल इलनेस ऑलरेडी अपन कवर केलेलं आहे। नेक्स्ट सेम एक्सिडेंटल पॉलिसी भी आल्सो भी कवर। यस, कितना चाहिए, यस ये पण आपण डिस्कस केलेलं आहे सर, क्रिटिकल इलनेस एज वेल एज पर्सनल एक्सिडेंटल पॉलिसी, विच फीचर्स ऑफ यस। जैसे मैंने बोला था रूम कैटेगरी, आज मैक्सिमम लोग जानते हैं कि बाबा मुझे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, कोई शेयरिंग में रूम शेयर नहीं करना चाहता, कोई जनरल वार्ड में शिफ्ट नहीं होना चाहता, हर कोई बेस्ट रूम जहाँ पे एसी रूम होना चाहिए, बढ़िया सा एक एंटरटेनमेंट के लिए एलसीडी लगा होना चाहिए। यस डेफिनेटली वी कवर, वैसे उस कैटेगरी का रूम आप यहाँ पे ले सकते हो हॉस्पिटल के हिसाब से। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट ये क्लेम सेटलमेंट है। नेक्स्ट सर, या मल्टीपल रिस्टोरेशन इन मल्टीपल, इट्स वन ऑफ द यूनिक फीचर भी है। जो मल्टीपल रिस्टोरेशन कैसे वर्क करता है आपको मैं सिंपल में बताना चाहता हूँ। अगर कोई फैमिली है, 4 मेंबर उसमें का है, यस मुळे ओके सर, क्रिटिकल इलनेसचा मी सांगतोय, हा एक हा पार्ट आपण क्लोज करू अगोदर। सो मल्टीपल रिस्टोरेशन ऐसे हमारे पॉलिसी में समझो कोई फैमिली है जो कि 4 मेंबर उसमें इंश्योर्ड है, अगर 10 लाख का कवर है और उस वन पर्सन को, मतलब फर्स्ट पर्सन को अगर एक क्लेम आ जाता है ड्यू टू एन एक्सीडेंट और पूरा का पूरा 10 लाख में कवर यूटिलाइज करता हूँ, तो पूरा पॉलिसी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो बैलेंस इज 0। बट
पूरे 12 महीने का पॉलिसी है और 2 ही महीने में मेरा ये क्लेम अमाउंट मैंने यूटिलाइज कर लिया और मेरे पास अभी 10 महीने का टेन्योर बाकी है ना। तो उसमें अगर कुछ क्लेम आता है, क्योंकि बैलेंस तो नहीं है क्योंकि एक ही बंदे ने यूज किया, बट इन मल्टीपल रिस्टोरेशन अगर सेकेंड क्लेम आ जाता है सेम पर्सन के लिए डिफरेंट डिसीज के लिए और एनी फैमिली मेंबर अगर कुछ क्लेम होता है, हम फिर से 10 लाख उस फैमिली को क्लेम देंगे। ऐसे मल्टीपल टाइम्स अनलिमिटेड रिस्टोरेशन हम इस पॉलिसी में देते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइम। बस रिस्टोरेशन सेम डिसीज के लिए सेम इलनेस के लिए ट्रिगर नहीं होता, राइट। जस्ट एन एग्जांपल, अभी 10 लाख का पॉलिसी है, चारों के चार अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं कोविड की वजह से, 40 लाख का क्लेम आता है, कंपनी विल गिव अ 40 लाख रुपीस क्लेम ड्यू टू ये अंडर मल्टीपल रिस्टोरेशन। ओके या मुळे साहब ने एक क्वेश्चन पूछा था क्रिटिकल इलनेस। यस, जैसे हमने पूछा कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट, टर्म इंश्योरेंस जो कि अपना सिक्योर कर सकता है इन केस ऑफ हम नहीं रहे तो। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिकल इमरजेंसीज के लिए कवर हो सकता है। एक्सीडेंटल पॉलिसी अपना बाकी का प्रोटेक्शन ड्यू टू डेथ डिसेबल ये कवर होता है। क्रिटिकल इलनेस एक पॉलिसी ऐसी है जो एक डिफरेंट एक सेपरेट पॉलिसी हम ले सकते हैं, उसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। क्रिटिकल इलनेस जैसे आपको सोचते जैसे बोला कैंसर, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, इसके वजह से बहुत बड़ी बीमारी है कि इंसान को पूरा खोखला कर देती है। बस अगर मेरे पास मेडिक्लेम है मैं कवर करूंगा। अगर उस बंदे के पास मेडिक्लेम और क्रिटिकल इलनेस दोनों पॉलिसी, 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी बाय किया है जहां पे 32 इलनेस उसकी लिस्ट है, 32 इलनेस जहां पे मैंने अभी मोटा मोटा बता दिया कि ये कैंसर जैसी होगी बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक जैसी बीमारी, ऐसे 32 इलनेस हम कवर करते हैं क्रिटिकल इलनेस पॉलिसीज में, जो कि आपको मेडिक्लेम पॉलिसी के अलावा उसका अलग से लमसम अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा। जहां पे 10 लाख का मेडिक्लेम है इस बंदे को कैंसर हो जाता है और 50 लाख का क्रिटिकल इलनेस है। मेडिकल पॉलिसी हॉस्पिटल एक्सपेंसेस पूरा कवर करेगा उस रिलेटेड, और डिटेक्ट होता है और डिटेक्ट होने के बाद वो बंदा 30 डेज सर्वाइवल होता है, द कंपनी विल गिव लमसम क्रिटिकल इलनेस को जो भी इंश्योरेंस कवर मैंने बाय किया है 50 लाख 1 करोड़ वट एवर, द लमसम अमाउंट विल गिव दैट पर्सन, जो कि अगर उस इलनेस से अगर कवर होकर बाहर आता है उसकी काम करने की क्षमता उतनी नहीं रहती, मे बी उसके जॉब चला जा सकता है, इनकम लो हो सकता है। तो ये पॉलिसी जो है ये लमसम अमाउंट हम जो दे रहे हैं जो उनको बेनिफिट या फ्यूचर ट्रीटमेंट के लिए सपोर्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल इलनेस, जहाँ पे मैं इंडिविजुअल भी खरीद कर सकता हूँ और मेरी फैमिली के लिए भी मैं खरीद सकता हूँ। या ये ऑनलाइन रिवॉर्ड पॉइंट से ये वेलनेस प्रोग्राम है, हम आपको इसका एक अलग सेशन होता है तो ये पूरा इसमें कवर नहीं होगा। सो इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में हम कंटिन्यू डिस्कस करते हैं। यस सर, नेक्स्ट। यस डेफिनेटली, जैसे बोला कि इन्फ्लेशन, अभी इन्फ्लेशन आपको तो पता ही है ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही रहेगा, जो लिविंग स्टाइल जो भी बोलते हैं आज के जमाने, आज अगर मैं मार्केट में कुछ परचेस करता हूँ इस साल तो मे बी उसका अगले साल उसका कॉस्ट बढ़ेगा, कम तो नहीं होने वाला। सेम मेडिकल एक्सपेंस पे बढ़ेगा। मणिपाल सिकना की पॉलिसी में अगर आपको बता दूं, अगर मैं इन्फ्लेशन बीट करने के मेरे पास गारंटीड क्यूमुलेटिव बोनस में हम मेरे कस्टमर को देता हूं। जो पॉलिसी में आप सुनते होंगे कि नो क्लेम बोनस, अगर कोई भी क्लेम फ्री है, अगर मैं कोई क्लेम नहीं करता तो ही मुझे बोनस मिलेगा, बोनस इन द सेंस मेरा कवर बढ़ेगा। लेकिन मेरे यहाँ पे आप क्लेम लेंगे तो भी मैं आपको बोनस दूंगा, अगर नहीं लेंगे तो भी मैं बोनस दूंगा, दैट इज कॉल्ड गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस। अगर 10 लाख का कवर है तो हर साल 10% से 10% से मेरा आपको इंश्योरेंस कवर बढ़ेगा अप टू 200%, भले आप कितने भी क्लेम ले लो, मैं गारंटेड आपको बोनस दे रहा हूँ। That is the one of the unique feature in our policies. Yes, sir. Yes. मैक्सिमम अभी आज लोग अब आयुष ट्रीटमेंट मीन्स आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम इंडिया में देखते हैं कि मैक्सिमम लोग आयुर्वेदिक भी प्रिपेयर करते हैं, तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट में हमने ये भी ऐड किया है, अगर कोई किसी को चाहिए कि कोई प्रोस्पेक्ट कस्टमर है तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, वो समझते हैं कि मैं आयुर्वेदिक से कवर हो सकता हूँ या हम आयुर्वेदिक भी कवर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडर आयुष ट्रीटमेंट। आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, ये पूरा का पूरा मेडिक्लेम पॉलिसी में आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। बट इसमें जो भी इन पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है, जो भी आपका ट्रीटमेंट रिलेटेड खर्चा है वो आपको पूरा मिलेगा। यस सर, नेक्स्ट। यस, डे केयर ट्रीटमेंट हम यहाँ पे कवर करते हैं जहाँ पे आपको 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है।
सुबह जाके अगर मैं शाम को रिटर्न घर पे आता हूँ, वो डे केयर में यहाँ पे कवर किया जाता है। सेम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, अगर डॉक्टर बोलता है मैं घर में ट्रीटमेंट दे सकता हूँ, यस वी कैन टेक अ ट्रीटमेंट एट होम, बट मिनिमम 3 दिन का आपको ट्रीटमेंट होना चाहिए। अगर डॉक्टर वैसे कंसल्ट करता है तो भी हम डोमिसिलरी ट्रीटमेंट के अंडर वो क्लेम सेटल करेंगे। मिनिमम 3 दिन का क्लेम अपना ट्रीटमेंट चलना चाहिए। जो भी खर्चा बनेगा वो पूरा पूरा क्लेम आपको सेटल किया जाएगा, बट आपको उसको रिएम्बर्स क्लेम के अंडर प्रोसेस करना पड़ेगा। सेम डोनर एक्सपेंसेस, आजकल हम सुनते हैं यार किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट रिप्लेस करना है ना, ये बहुत सारे बॉडी में एक ऑर्गन जो होते हैं ना ट्रांसप्लांट की आज करते रहते हैं। तो इस पॉलिसी में मैं जस्ट आपको एक एग्जांपल बताऊं, एक माँ और बेटा है, बेटे की किडनी खराब हो चुकी है और उसके किडनी की जरूरत है, और उस बेटे की किडनी उसके माँ की किडनी के साथ मैच होता है। सो उसकी माँ उसको किडनी देना चाहती है, बस माँ की पॉलिसी नहीं है और बेटे की पॉलिसी है, बेटा इंश्योर्ड है। उस समय जो ट्रीटमेंट जो सर्जरी बेटे की होगी, सेम ट्रीटमेंट सेम सर्जरी माँ की होगी, क्योंकि वो डोनर है। हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग आज बिजनेसमैन या इंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, आउट ऑफ इंडिया भी उनका बिजनेस एक्सपेंशन रहता है, तो आउट ऑफ इंडिया भी ट्रेवल होता है, या फैमिली टूर पे भी हम जा सकते हैं, वेकेशन के लिए हम जा सकते हैं। वहां पे अगर कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, दैट आल्सो वी विल कवर अंडर द वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर, राइट। जो कि वहां पे आप बड़े यूएस में, दुबई में, एनीवेयर आउट ऑफ इंडिया, वहां पे भी हम मेडिक्लेम का अगर इमरजेंसी आता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी ओनली, राइट, मैंने वहां पे मेंशन किया दैट्स ओनली इमरजेंसी कवर, वहां पे आपको क्लेम मिल सकता है। बस डिफरेंस यही है, आप जैसे इंडिया में आते हो तो आपको इंडियन रुपीज में उसको रिएम्बर्स करना पड़ेगा, वहां पे आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, राइट। या नेक्स्ट, बाकी बाइंग प्रोसेस वगैरह ये ओवरऑल क्लेम प्रोसेस है ना, इसके ऊपर हम नेक्स्ट बात कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ओवरऑल ये सेशन जो था स्पेशली ग्रुप पॉलिसी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय के लिए पूरा का पूरा अभी हमने डिस्कशन किया है, जो फीचर्स है वो पूरा इसमें मिलेगा। कुछ जो चीजें हैं जो ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर डे 1 से किया जाते हैं, जो रिटेल में वेटिंग पीरियड लगता है, राइट। ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी में आज अगर मैं पॉलिसी लेता हूँ, हर चीज मैं डे 1 से कवर करता हूँ, राइट। जो ग्रुप पॉलिसी में सिर्फ मैं वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी कवर नहीं करता हूँ, रिस्टोरेशन में वहां पे नहीं देता, एंड उसके अलावा जो भी मैंने डिस्कशन किया, प्री हॉस्पिटल, पोस्ट हॉस्पिटल, डे केयर ट्रीटमेंट, एम्बुलेंस एक्सपेंसेस, डोमिसिलरी एक्सपेंसेस, डोनर ट्रीटमेंट, राइट, ये पूरा का पूरा चीज मैं ग्रुप पॉलिसी में कवर कर सकता हूँ, जो कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक ओनर अपने एम्प्लॉइज के लिए ये पॉलिसी ले सकते हैं। सो ओवरऑल अभी जो कि स्टार्टिंग से हमने जो सेशन शुरू किया था, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, देन कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना जरूरी है, उसका बेनिफिट क्या हो सकता है, फीचर्स क्या क्या है, हमने पूरा डिस्कस किया। अगर इसमें कुछ चीजें छूट गई है या आपको कुछ भी अगर शंका डाउट है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस सर, गॅरंटेड बोनस. नंतर डिस्कस करू, बाकी काही क्वेश्चन आन्सर असेल तर विल टेक इट. हॅलो हा सर, गॅरंटेड बोनस आणि ऑर्गन डोनर प्रत्येक पॉलिसीमध्ये आहे का ठराविक पॉलिसीमध्ये आहे? गॅरंटेड बोनस आम्ही देतोय रिटेल पॉलिसीज मध्ये, प्रत्येक पॉलिसीमध्ये आम्ही देतोय गॅरंटेड बोनस. रिटेलच्या सगळ्या आणि ऑर्गन ते त्या दोन्ही प्लॅन मध्ये, एक ग्रुप पॉलिसी मध्ये पण कव्हर करतोय आणि रिटेल पॉलिसी मध्ये पण मी कव्हर करतो. रिटेलच्या प्रत्येक प्लॅन मध्ये का असं म्हणतो मी? हो, रिटेलच्या प्रत्येक प्लॅन मध्ये, रिटेल मध्ये जो काही इंडिव्हिज्युअल पॉलिसी असेल, फॅमिली फ्लोटर पॉलिसी असेल, त्या सगळ्या पॉलिसी मध्ये मी कव्हर करतो. सर, आणि नेटवर्क हॉस्पिटल संख्या किती आहे सर आपली सिग्माची? पुण्या ओव्हरऑल इंडियामध्ये 7,800 नेटवर्क हॉस्पिटल आहेत, आणि पुण्यामध्ये 300+ हॉस्पिटल नेटवर्क आमचे आहेत, अँड डे बाय डे त्यामध्ये हॉस्पिटल टायप करतच राहतोय. फक्त तुम्ही सिटी बेस आहे का तुमचा, म्हणजे पुण्याच्या बाहेर तुम्ही जास्त जात नाही काय? नाही, पुणे आहे, ओव्हरऑल महाराष्ट्र, ऑल ओव्हर इंडिया. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट मध्ये, प्रत्येक म्हणतात ऑल ओव्हर इंडिया, प्रत्येक स्टेट मध्ये आपले नेटवर्क हॉस्पिटल आहेत. येस, नेक्स्ट क्वेश्चन. अजून कोणाला काही शंका? सर, कोविडचा क्लेम सेटल करताना HRCT स्कोर तुम्हाला किती पाहिजे? कोविडचा क्लेम सेटल करताना HRCT आता ओव्हरऑल डिपेंड करतं सर, त्या ट्रीटमेंट रिलेटेड ओनली, फक्त त्याच्यामुळे त्याच्यावर किती इफेक्ट झालेला आहे. पर मोठा 12 स्कोर असेल तर क्लेमला अडचण नाही.
पण त्याच्या खाली जरी स्कोर आला अँड त्या हॉस्पिटलने जस्टिफिकेशन दिलं की बा ह्या व्यक्तीला ट्रीटमेंटची आणि हॉस्पिटलची गरज आहे, डेफिनेटली आम्ही क्लेम साठी दॅट केस टू केस डिपेंड केलं जातं. असं फिक्स असं काय नाहीये की स्कोर कमी आहे जास्त आहे असं काय नाहीये. म्हणजे पण राईट सर, claim- याचा अर्थ असा आहे की हॉस्पिटलायझेशन इज इम्पॉर्टंट रादर दॅन द स्कोर. एक्झॅक्टली. या ओके सर. पण आणि सर आपल्या सगळं तुम्ही यामध्ये, केस पॉझिटिव्ह आली तर क्लेम देणार नाही. सॉरी सर सगळं क्लेम तुम्ही देणार नाही बाबा. रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला आणि कस्टमर क्लायंट गेला हॉस्पिटलला तर क्लेम मिळेल याची गॅरंटी नाही. सर सी आता क्लेमचा प्रोसेस सांगतो तुम्हाला. आता स्पेशली कोविडच्या क्लेम रिलेटेड तुम्हाला एक माहिती देऊ शकतो. कोविडच्या क्लेम रिलेटेड गव्हर्नमेंटने जीआयसीने एक रूल दिलेला आहे, नीती आयोगने एक स्ट्रक्चर आखून दिलेलं आहे. त्याच नुसार त्या व्यक्तीचा क्लेम सेटल केलं जाणार. बरोबर. तर ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघताय आजकाल हॉस्पिटलाइज झाल्यानंतर मग ते हॉस्पिटल वेगवेगळे चार्जेस लावतात. पण सरकारने ह्या प्रत्येक कंपन्याने प्रत्येक हॉस्पिटलला एक नियम लागू केलेला आहे. तुम्ही गव्हर्नमेंटच्या रूल नुसारच त्या व्यक्तीकडून तुम्ही क्लेम घेऊ शकता. तेवढेच तुम्ही कॉस्ट त्याला करू शकता. त्यात डिसाईड केलेले एरिया वाईज देन हॉस्पिटल वाईज डेली 6,500 इन्क्लुडिंग ऑल नॉन पेएबल आयटमचं काय सर? सॉरी नॉन पेएबल आयटम आपण देतोय का त्याला काय लोडिंग येतोय? डिस्पोजेबल आयटम जे नॉन पेएबल आहेत ते आपण देत नाही. देत नाही. क्लेम सेटिंगचे चान्सेस किती आहेत? म्हणजे 100 जर क्लेम आले तर त्याच्यातले किती क्लेम पास होतात? सर आतापर्यंत माझा क्लेम सेटलमेंट रेशो 96%. मी 100 क्लेम आले तर 95 अबाउट क्लेम सेटल करतो आपण. मोठा जिथं वाटतं की बाबा मॅन्युप्युलेटेड केलेलं आहे 5% क्लेम हे रिजेक्ट मध्ये जातात आणि 5% क्लेम रिजेक्ट मॅन्युप्युलेटेड मध्ये जातात आणि नॉन डिस्क्लोजर केसेस मध्ये जातात. अदरवाईज कुठल्याच कंपनीला अधिकार नाही की तुम्ही जाणून बुजून क्लेम रिजेक्ट करायचा अधिकार कोणालाच नाही. हॅलो. हा बोला सर. हा मागच्या पहिल्या वेव्ह मध्ये आमच्या मिसेसला एक हे झालं होतं तर त्यामध्ये टेस्ट केल्यानंतर निगेटिव्ह आला होता. पण देयर वॉज इन्फेक्शन इन लंग्स. So we had treatment, but after treatment also she was not feeling well. So doctor had advised to hospitalize her. Okay. केल्यानंतर आम्ही जो क्लेम केला होता तर त्यांनी रिजेक्ट केला होता क्लेम. रिजेक्शनचं रिझन काय होतं सर? नॉट अप्रोप्रिएट. इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड टू हॉस्पिटलाइज. त्यानंतर आम्ही मग परत रिसबमिट केला तर त्यामध्ये त्यांनी मग परत रिकन्सिडर केला आणि त्यांनी परत पैसे दिले 50% दिले ते 50%. ओके. ऍज पर रूल्स रेग्युलेशन्स आहेत असं म्हणता येते. बट इट वॉज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स ओनली अँड वी हॅव टेकन दॅट व्हॉट यू से लेटर फ्रॉम डॉक्टर. सो इट वॉज रिक्वायर्ड टू हॉस्पिटलाइज. आता परत त्याच्यामध्ये काय करतील का आपल्याला? बिकॉज द एक्सपेन्सेस वॉज अराउंड मोर दॅन 1 lakh rupees अँड वी हॅव गॉट ओनली 50,000. Okay, sir. First, check that claim settlement letter. In the claim settlement letter, there detail mention payable amount and deductible amount. Why they are deducted that claim amount and what amount they are payable. म्हणजे त्यात तुम्हाला लक्षात येईल की पेएबल अमाऊंट किती आहे आणि डिडक्टेबल अमाऊंट किती आहे आणि डिडक्ट कशामुळे केलेलं आहे. 2 दिवसापूर्वीच माझाच एक क्लेम आला होता सातसोड एरियामधून पुरंदर तालुक्यातून. त्यातून 77,000 क्लेम अमाऊंट होती. 77 त्या क्लेम अमाऊंट मधून 22,000 रुपये आम्ही डिडक्ट केलेले हायर मेडिकलच्या म्हणजे ह्याच्या रोडेट. पण नंतर लक्षात आलं या हॉस्पिटलने म्हणतात ना BMW म्हणजे सफाई बिपाई ह्याचे वेगवेगळे पैसे असे करून प्रोसिजर चार्जेस मधून त्यांनी ते तसे कॉस्ट लावलेले आहेत. पण ओव्हरऑल पॅकेज नुसार जे पेएबल आहे ते कंपनीने पूर्ण दिलेले आहे. पण त्यात एक गोष्ट राहून दिलेलं आहे 18,000चं बिल मेडिसिनचे नव्हते झालेले. मग आम्ही रिकन्सिडरेशन केलं आणि ते ऍडिशनल 22,000 मधले 18,000 आम्ही त्यांना देऊन टाकले. तर केस टू केस डिपेंड करतं कारण काही हॉस्पिटल आणि विनाकारण काही चार्जेस लावतात. सो जो जीआयसीचा रूल IRD ने प्रत्येक कंपनीला लागू केलेला आहे. प्रत्येक हॉस्पिटलला सांगितलं की जीआयसीच्या रूल नुसार तुम्हाला क्लेम मिळणार. डिटेल्स आपण त्यांच्याकडे मागवू शकतो आपण ना. सर वन क्वेश्चन. हाँ. फॉर एग्जाम्पल ऐसा एक केस समझिए कि
एक इमरजेंसी केस आया, एक बंदा है, एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है हाँ और 2 दिन के बाद डॉक्टर बोलते हैं ये ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं होगा, आप कहीं हाँ। और शिफ्ट हो जाइए किसी और दूसरे हॉस्पिटल में। ओके वो बंदा वहां हॉस्पिटल में गया, वहां पे भी 3 दिन 4 दिन उसका ट्रीटमेंट हुआ, वहां पे ओके। ठीक हो गया। तो ये हाँ। क्लेम सेटलमेंट कैसे होगा, क्योंकि इसमें 2 हॉस्पिटल इन्वॉल्व हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सबसे पहले आपको सर यहाँ पे बताना चाहता हूँ, पहले अगर वो हॉस्पिटल होता है और 24 घंटे वहां पे ट्रीटमेंट लेके 2 दिन के बाद समझ में आता है कि यहाँ पे मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा है, वो शिफ्ट हो जाता है। तो फर्स्ट आपको बता दूं वो क्लेम के लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले वो क्लेम एप्लीकेबल करेगा, वहां पे एडमिट से डिस्चार्ज समरी मुझे चाहिए, तो एक क्लेम अलग फाइल क्लेम करेगा। देन उसके पास अगर इंश्योरेंस कवर बचा है, अगर एग्जॉस्ट नहीं हुआ, तो अगर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्टेड है और उसका अभी भी इंश्योरेंस कवर उसके पास बचा है, वो दूसरा क्लेम फाइल कर सकता है। वो दोनों फाइल अलग अलग क्लेम कर सकता है। ही इज एलिजिबल फॉर बोथ क्लेम। इसका मतलब जो टोटल पैकेज है उसके अंदर जितना, उसके अंदर ही होगा ना टोटल पूरा उसका। करेक्ट। हाँ, ओके ओके, गॉट एन आइडिया सर। या थँक यू व्हेरी मच फॉर दॅट आन्सर। सर माझा एक क्वेश्चन आहे, एका वर्षामध्ये आपण किती क्लेम सेटल करू शकतो आणि कोणकोणत्या आजारासाठी क्लेम सेटल करू शकतो? सर सगळ्यात अगोदर मी सांगू शकतो, तुम्ही जेवढा इन्शुरन्स कव्हर तुमचा आहे वर्षासाठी का टेन्युअरसाठी, ती पूर्ण रक्कम संपवस्तोवर का तुम्ही क्लेम घेऊ शकता, नंबर 1. नंबर 2, कोणत्या आजार असं स्पेसिफाय करू शकत नाही. समजा एक उदाहरण मी तुम्हाला देतोय. 10 लाखाची माझी पॉलिसी आहे, बरोबर आहे. डेंग्यू रिलेटेड पहिला क्लेम मला 2 लाख रुपये माझे क्लेम सेटलमेंट झाले. माझा बॅलन्स 8 लाख रुपये शिल्लक आहे. 3 महिन्यानंतर एक म्हणतात ना परत डेंग्यू झाला आणि माझा परत खर्च झाला 2 लाख. यस, मी वापरू शकतो. माझ्याकडे बॅलन्स आहे 6 लाख रुपये. तिसरा क्लेम मला समजा ड्यू टू ऍक्सिडेंट असू दे, बाय हार्ट अटॅक असू दे, आणि 3 लाखाचा क्लेम मला ऍक्सिडेंटनी, तर 3 लाख मी देणार. माझ्याकडे बॅलन्स किती आहे आता, फक्त 10 मधून माझ्याकडे 4 आणि 3 7 लाख गेले, 3 लाख. परत जर क्लेम आला, यस मी 3 लाख परत देतोय त्यांना. आता हे 4 इन्सिडेंट झाले, डेंग्यू, ऍक्सिडेंट, देन हार्ट अटॅक, राईट. 3 इन्सिडेंट झाले. हे संपल्यानंतर समजा 10 लाख पूर्ण वापरून झाले वर्षभराच्या आतच, आणि पॉलिसीला अजून टेन्युअर बाकी आहे, आणि समजा 1 महिना शिल्लक आहे, आणि त्या व्यक्तीला कॅन्सर अटॅक झाला आणि क्लेम आला 10 लाख. यस, मी 10 लाख त्या व्यक्तीला देणार अंडर द रिस्टोरेशन बेनिफिट. क्लियर है सर? सर हाँ, ये व्हाट आई अंडरस्टूड, इसका मतलब अगर एक बीमारी से उसके कुछ क्लेम अमाउंट डिडक्ट हो गए, तो वो उसी समय ना थोड़ा सा पेमेंट करके वो पॉलिसी रिस्टोरेशन कर सकता है ना? नहीं, एक बार अगर पॉलिसी में बाय करता हूँ, वो इन बिटवीन अगर कुछ क्लेम हिस्ट्री आ जाती है, इन बिटवीन उसको हाँ। लगता है अभी मुझे कवर बढ़ाना है, तो कोई भी कंपनी कवर बढ़ा के नहीं दे सकती. जो शुरू में जो इंश्योरेंस कवर लिया है, जो भी आपका कवर है, उसमें आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा. बट मल्टीपल रिस्टोरेशन दिया है ना मैंने. जस्ट एन एग्जांपल जैसे बताइए कि 10 लाख का कवर है, कैंसर हो गया, 10 लाख पूरा सेटल होगा पहले ही एक ही क्लेम में. बस सेम पर्सन को दूसरे महीने में हार्ट रिलेटेड क्लेम आता है, कंपनी वापस 10 लाख का क्लेम आता है तो वापस 10 लाख देगी. तीसरा क्लेम आता है किडनी फेलियर की वजह से, तीसरा वापस मैं 10 लाख वापस दे सकता हूँ. चौथा क्लेम आता है एक्सीडेंट की वजह से, मैं चौथा वापस. डिफरेंट डिसीज के लिए वो मल्टीपल टाइम क्लेम कर सकता. पण तो त्यासाठी उसको सर सम yearly इन्शॉर्ट एक्झॉस्ट उसको- व्हायला पाहिजे. सॉरी, सेम इंश्योर्डला डिफरंट डिसीज करू शकतो, आणि दुसरे फॅमिली मेंबर Exhaust व्हायला पाहिजे. डिफरंट रिस्पॉन्सिबिलिटी करतो. नाही माझा प्रश्न तसा नाही. 10 लाखातले हा. मी 8 लाख खर्च केले, 2 लाख शिल्लक आहेत. नंतरच्या फॅमिली मेंबरला एक 5 लाख रुपयाचा खर्च आला, तर तुम्ही 2 लाख देणार का 5 लाख नाही देणार? नाही नाही, आम्ही पूर्ण 5 लाख देणार, म्हणजे कारण इनसफिशियंट असते. रिस्टोरेशन बेसिसवरती मी पूर्ण क्लेम सेटल करणार. सर वो रिस्टोरेशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा ना? जी नहीं, नहीं। नहीं. रिस्टोरेशन मेरे प्लान के फीचर में एडिशनल यूनिक फीचर ऐड किया हमने. ओके ओके दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल रिस्टोरेशन. अमर जी, जी अमर जी, आपने जब हाँ। बताया ये बात 2 3 4 बार बताई, लेकिन हाँ। रिस्टोरेशन के लिए हाँ। दोबारा पैसा नहीं भरना है, ये बात ही नहीं बताई आपने हर एक बार बात करते हुए. हाँ, वो आप See, भूल मैं गए बात इसलिए करके, बता लोग रहा कंफ्यूज हूँ. हो गए. उसकी वजह से लोग कंफ्यूज Okay. हो रहे हैं कि दोबारा Okay, रिस्टोरेशन के लिए पैसे भरना पड़ेंगे. शिवशंकर जी जो पूछ रहे नहीं हैं, नहीं नहीं नहीं, रिस्टोरेशन के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है. हाँ, ये आप दोनों रिस्टोरेशन चारों ये बार प्लान नहीं का एक बताया फीचर आपने. है. हाँ, ये Okay, आपने नहीं, नहीं नहीं, बताया, वो- वो मैं याद करवा रहा हूँ आपको. दैट्स व्हाई Okay, ऑल thank you, दे आर thank you. कंफ्यूज्ड. या ओके, तो अमर जी- रिस्टोरेशन ये प्लान का एक हिस्सा है. जैसे
फीचर बोल सकते हैं ना, जैसे हमने डिस्कस किया प्री हॉस्पिटल, पोस्ट हॉस्पिटल, डोनर एक्सपेंस, वाइज उसी के साथ एक फीचर एडिशन हमने यूनिक डाला है कि रिस्टोरेशन, मल्टीपल टाइम रिस्टोरेशन। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। माना कि अमर इस जी। पूरे साल भर में आपने बहुत सारे क्लेम लिए और दूसरे साल आप रिन्यू करेंगे तो आपने क्लेम बहुत लिया है तो दूसरे साल हम आपका प्रीमियम बढ़ाएंगे, नहीं हो सकता, राइट? जो कि आपको क्लेम बेस्ड लोडिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। यस यस, विजय सोनवणे सर, यस तुमचा काय प्रश्न आहे? यस यस अमर जी, एकदम सिंपल एक क्वेश्चन मेरा सा है रिस्टोरेशन और रिप्लेसमेंट के बारे में। अभी हाँ। मेरा एक सिंपल ऐसा क्वेश्चन है। अभी मेरे पास 5 लाख का पॉलिसी है, 5 लाख ओके। का। हाँ हाँ तो अभी मुझे 8 लाख का क्लेम आता है, हाँ। तो कैसा होगा उसका? सी सर, सबसे पहला मेरा, अगर मैं खुद इंश्योर्ड हूँ और पहले ही मेरा क्लेम आता है 5 लाख का और मेरा कवर होता 5 लाख का कवर है, मेरा क्लेम जाता है 8 लाख के ऊपर। मेरा बराबर है। एग्रीमेंट 5 लाख के लिए बना है तो आपको 5 ही लाख मिलेगा। ओके। फैमिली पूरी है, राइट? और 5 लाख मैंने यूटिलाइज किया और मेरा सेकंड क्लेम आता है, वहां पे मैं रिस्टोरेशन ट्रिगर करूंगा अप टू फुल सम एश्योर्ड। लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ 5 ही मिलेगा। 100% फर्स्ट टाइम ओनली 5 लाख मिलेगा, 3 लाख नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। यस ओके। अभी या, 100 वही केस में, हाँ यस समझ गया, मैं समझ गया। सेकंड या, अभी या। अभी एग्जांपल, अभी 3 लाख तो नहीं मिलेगा पक्का, और नहीं फैमिली मिलेगा। में दूसरा क्लेम कुछ आता है दूसरे इसके लिए, इलनेस के लिए, तो 5 लाख रिस्टोर होगा, बराबर। तो उसका प्रीमियम नहीं लगेगा। प्रीमियम रिस्टोरेशन यस के लिए नहीं नहीं प्रीमियम नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे क्लियर होगा, जस्ट एग्जांपल के सॉरी, सब बाकी लोगों को क्लियर होगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसा शिव हाँ बोल रहा था ना, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है, उसका हाँ, जरूरत नहीं है ऐसा। जरूर नहीं है। यस रिस्टोरेशन, थैंक यू। फिर से एक बार सुन लीजिए, रिस्टोरेशन आपका जितना इंश्योरेंस कवर है 100% तक सम एश्योर्ड तक रिस्टोर होता है, ओवर एंड अबाउट रिस्टोरेशन ट्रिगर नहीं होगा, राइट? तो 100% जो भी कवर है उतना ही आपको रिस्टोरेशन ट्रिगर किया जाएगा। तर 2 अडल्ट 2 चाइल्ड 5 लाखाची पॉलिसी आहे, एकाच वेळेस चौघ ऍडमिट झाले हाँ तर चौघांचा क्लेम कितीपर्यंत मिळणार? 5 लाख मिळणार की जेवढा येईल तेवढा मिळणार? येस, आता एक्झाम्पल देतो. 5 लाख कव्हर, मी सुरुवातीला एक एक्झाम्पल दिला, तुम्ही सांगतो 5 लाखाचा माझा इन्शुरन्स कव्हर आहे, 4 फॅमिली मेंबर आहेत आणि चौघे एकत्र ऍडमिट झाले, बरोबर आहे? आणि जर समजा क्लेम आला 5 लाख पर हेड, 5 लाख आला आणि एकत्र असं म्हणायचं, बरोबर? मी म्हणतोय 4 लोक आहेत आणि 5 लाख पर हेडचा क्लेम, कारण बिल तेवढं झालं, तर मी प्रत्येकाचा 5 लाख मी तिथे रिस्टोरेशन ट्रिगर करणार, मी 20 लाखाचा क्लेम सेटलमेंट करणार. दॅट इज कॉल्ड द रिस्टोरेशन. सर सर ओके सर, एका मेंबरचं 4 लाख बिल आलंय हा आणि म्हणजे मला काय म्हणायचं की जी सम इन्शुर्ड आहे बेसिक ते हा. एक्झॉस्ट नाही झालेली, ते 4 लाख रुपये बरोबर. झालेले हा हा. आणि 1 लाख सर शिल्लक आहे. माझ्याकडे सर एक्झॉस्ट बेसिस वरती मी रिस्टोरेशन ट्रिगर करत नाही, इनसफिशियंट कव्हर वरती मी रिस्टोरेशन ट्रिगर करतो. हे एक्झॉस्ट बेसिस वरती हे स्टार मध्ये आहे एक्झॉस्ट. जर तुमच्याकडे बॅलन्स 1 लाख असेल तर रिस्टोरेशन ट्रिगर होत नाही, पण मणिपाल सिग्नामध्ये इनसफिशियंट बॅलन्स आहे तर आम्ही रिस्टोरेशन ट्रिगर करणार. ओके सर, धन्यवाद. बरोबर सर. याला जोडून एक प्रश्न असा आहे हा की फॅमिली मेंबर 4 आहेत हा. आणि 4 कोरोना झाला, आजार सेम आहे, 5 लाखाची पॉलिसी आहे, हा. तर कसं होईल? मी ते सांगितलं सर, समजा आता 5 लाखाची पॉलिसी आहे, 4 मेंबर कव्हर्ड आहेत आणि हॉस्पिटलने बिल केला 4 म्हणतात ना प्रत्येकी 5-5 लाख, मी तिथे रिस्टोरेशन ट्रिगर करणार. पण आजार सेम, 5 मात्र लाख आजार सेम. हा, आधार से असू दे ना, पण व्यक्ती दुसरी आहे ना. ओके ठीक आहे. ओके सर, क्लियर झालं, थँक्यू. या सर एक लास्ट का क्वेश्चन, नाही पाहिजे सर. या सर एक लास्ट क्वेश्चन, बोलिए what are the different reasons in which the policy claim can be rejected? सॉरी नहीं समझा, एक बार फिर से पूछिए. पॉलिसी जो हेल्थ पॉलिसी ले रहे हैं हम लोग, वो हाँ. डिफरेंट रीजंस कौन से रहते हैं जहाँ पे रिजेक्ट होता है? अच्छा, आप बोल रहे हो कि पॉलिसी जब कोई बंदा बाय करता है तो उसका रिजेक्शन रीजन क्या हो सकता है, बरोबर है? हाँ हाँ. मैक्सिमम अंडरराइटर रिजेक्शन वही करता है जहाँ पे सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री कुछ है. अभी मेडिकल हिस्ट्री भी मैक्सिमम देखा जाए, किसी को बीपी और शुगर है, बीपी शुगर के हिसाब से हम अंडरराइटिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं. उस मेडिकल में समझ आ जाता है कि वह बीपी कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड है, शुगर कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड शुगर है. अगर 15 साल से अगर आवाज गेला सर.
सर आवाज गेला. आवाज येतोय माझा? हो येतोय. तर अमर सर परत लाईन वरती येईपर्यंत आपण चर्चा करूयात की पुढच्या शनिवारी डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनियर्स हा खूप महत्वाचा विषय आपण घेऊन येतोय. प्रत्येकाच्या बिझनेसला नेक्स्ट लेवलवरती घेऊन जाण्यासाठी आजच्या डिजिटल युगामध्ये डिजिटल मार्केटिंग कशा पद्धतीने करायला हवं आणि डिजिटल मार्केटिंगचे बेनिफिट्स काय आहेत, त्यानंतर डिजिटल मार्केटिंग पासून आपण कसे जास्तीत जास्त ग्राहकांपर्यंत पोहोचू शकतो, आपलं प्रोडक्ट समाजामध्ये मार्केटमध्ये वेगवेगळ्या फॉर्मवरती कशा पद्धतीने आपण घेऊन जाऊ शकतो हे सांगण्यासाठी आपल्याकडे डिजिटल मार्केटर निकिता वोरा येणार आहे. तर मी सर्वांना सांगेन की आजच नेक्स्ट प्रोग्रामचं रजिस्ट्रेशन करा. रजिस्ट्रेशनची लिंक आहे https://feed.in/u/IAP. याचबरोबर मला आपल्या सर्व उद्योजकांना हेही सांगायला आवडेल की फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अँड प्रोफेशनल्स म्हणजेच FIIP ह्या संस्थेच्या प्रत्येक बुधवारी सकाळी 7 वाजता बिझनेस मीटिंग होत असतात. या बिझनेस मीटिंग मध्ये काय काय असतं, तर या बिझनेस मीटिंग मध्ये प्रत्येक बिझनेस ओनरचं बिझनेस प्रेझेंटेशन असतं मीटिंग आहे ना, आणि ह्या बिझनेस प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून आपण आपला बिझनेस बाकीच्या बिझनेस ओनरला सांगत असतो. याशिवाय अजून याच्यामध्ये काय असतं, तर ह्यामध्ये काही एज्युकेशन स्लॉट्स असतात. आपल्या बिझनेसला नेक्स्ट लेवलवरती इम्प्रूव्ह करण्यासाठी त्या ठिकाणी आपल्याला लर्निंग करायला मिळतं. त्या ठिकाणी आपल्याला वेगवेगळ्या सक्सेस स्टोरी ऐकायला मिळतात. तर मी सर्वांना सांगेन की अशा प्रकारच्या बिझनेस ऍक्टिव्हिटीमध्ये पार्टिसिपेट करण्यासाठी आपण FIIPच्या प्रत्येक बुधवारच्या मीटिंगला ऍज अ व्हिजिटर म्हणून, ऍज अ मेंबर म्हणून तुम्ही येऊ शकता आणि आपल्या बिझनेसमध्ये आपण प्रत्येकाला हेल्प करू शकतो. ही बिझनेस मीटिंग रजिस्ट्रेशन करण्यासाठी लिंक आहे आपल्या चॅट बॉक्समध्ये https://FIIP.in/u/IWM ह्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही वीकली मीटिंगचं रजिस्ट्रेशन करू शकता. याशिवाय मला या सर्वांना सांगावं असं वाटेल की आजचं जे सेशन झालं की इम्पॉर्टन्स ऑफ द मेडिकल इन्शुरन्स, ह्या सेशनचा फीडबॅक आपण आम्हाला द्या, जेणेकरून आमचं जे काही वीकली इंडस्ट्रियल अवेअरनेस प्रोग्राम सेशन मध्ये जे आहेत हे आम्हाला वीकली बेसिसवरती अपग्रेड करता येतील. याच्यामध्ये नवीन नवीन सुधारणा करता येतील. आमच्याकडनं जर काही चुका होत असतील तर त्या तुम्ही आम्हाला अवश्य कळवा. काही इम्प्रुव्हमेंट्स अपेक्षित असतील तर त्या इम्प्रुव्हमेंट्स आम्हाला कळवा आणि जर आमच्याकडून काही चांगल्या गोष्टी होत असतील तर त्याही आम्हाला कळवा. त्याशिवाय तुमचे रिव्ह्यूज आम्हाला कळवा. अमर सर आलेले आहेत परत. येस अमर सर, हँड ओव्हर टू यू. येस सर, थँक्यू सर. सॉरी थोडा इथं मध्ये मध्ये वायफाय माझा ब्रेक होतोय, सॉरी. येस, एक 5 ते 10 मिनिट सर अजून आपण क्वेश्चन आन्सर्स घेऊया आणि त्यानंतर कन्क्लूड करूया सर. येस येस येस. बाबा येस, एनी क्वेश्चन? काही प्रश्न कोणाला काय विचारायचं आहे? ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड, कंपनी आपला एम्प्लॉईज पॉलिसी रिलेटेड काही क्वेश्चन, काही डाऊट? सर मेरा एक क्वेश्चन था. हेलो, अगर एक बोलिए. ड्रंक आदमी है और ड्राइविंग करके गिर के एक्सीडेंट हो गया है और हॉस्पिटलाइज हो रहा है, तो बिकॉज ही इज ड्रंक एंड ड्राइविंग, इट इज इलीगल, तो उसका इंश्योरेंस पॉलिसी होगा क्या? या जी नहीं, उसको क्लेम नहीं मिलेगा. ओके, वो और तो ऐसे कौन से पॉइंट्स है जहां पे रिजेक्शंस होता है? एक ड्रंक एंड ड्राइविंग केस में नहीं होता है और नॉन डिस्क्लोजर में हो सकता है. हाँ, मैक्सिमम क्लेम रिजेक्शन का सर आता है कि मेडिकल हिस्ट्री में अगर कोई बंदा नॉन डिस्क्लोजर है, ओके, कि कोई बीमारी छुपा रहा है पॉलिसी लेते वक्त, ओके, डर के मारे कि यार मुझे अगर मैं बताऊंगा मुझे कुछ बीमारी है, तो हाँ, अगर हम इन्वेस्टिगेशन में अगर पकड़ा जाता है हाँ, तो उसका बाय डिफॉल्ट उधर ही पॉलिसी रिजेक्ट हो जाता है. नंबर 1. ओके, सेकेंड थिंग, जैसे आपने बोला एक्सीडेंटल के केसेस में जो भी इलीगल है, जो कि ड्रिंक करके जा रहा है, उसका क्लेम नहीं मिलेगा. राइट. जो जानबूझ के सेल्फ एक्सीडेंट, मतलब कोई जंप कर रहा है ऊपर से
और स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, वो मिलेगा। बट जानबूझ के कोई ऊपर से कूद रहा है, जंप कर रहा है, कुछ स्टंटबाजी कर रहा है, उसकी वजह से उसको इंजरी हो जाए तो उसको क्लेम मिलेगा। जैसे कभी कबड्डी खेलते रहते हैं, हॉकी खेलते रहते हैं, अगर उसमें अगर कुछ हो जाता है डेफिनेटली लिगामेंट इंजरी हम क्लेम देते हैं। बस अनएथिकल चीजें वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको क्लेम नहीं मिलेगा। ओके, एक एक क्वेश्चन और आया है यहाँ पे कि यही क्वेश्चन के दूसरा सब क्वेश्चन है, अगर कोई रास्ते से जा रहा है और उसको कोई गोली मार देता है, उसका मर्डर हो जाता है, वो केस में उसको क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, ट्रीटमेंट का मिलेगा, मिलेगा ट्रीटमेंट का मिलेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन इंजुरी है ना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और, अगर कोई पेशेंट बोलता कि भाई मुझे डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अगर वो डिस्प्ले करता है कि ऑलरेडी मेरा बाईपास वगैरह हो चुका था, तो वो जो उसने जो ये बताया है कि ऑलरेडी मुझे ये सारे प्रॉब्लम्स है, और ये प्रॉब्लम्स कितने साल के बाद कवर हो सकते हैं उसके हेल्थ पॉलिसी में? सबसे पहले जिस बंदे का हार्ट अटैक हुआ है, जिसको स्टेन बिटा है, उसका बाईपास हुआ है, सबसे पहले वो पॉलिसी डिक्लाइन लिस्ट में, उसको हम डिक्लाइन कर देते हैं। ओके। मतलब कोई बंदा है, बीपी शुगर है और कुछ ट्रीटमेंट नहीं हुआ अभी तक, ना हार्ट अटैक आया है, ना बाईपास हुआ है, या कुछ भी हुआ है, सिर्फ बीपी और शुगर है जो कि रेगुलर दवाइयों के ऊपर उसका चल रहा है, राइट। अगर मेरे पास 4 वेरिएंट्स है प्लान के, उसके हिसाब से वेटिंग पीरियड लगेगा। जो बेस पॉलिसी उसमें 4 साल का वेटिंग पीरियड लगेगा, उसके ऊपर थोड़ा अपग्रेडेड प्लान है, उसको 3 साल का वेटिंग पीरियड है। जो हायर कवर है, जो टॉप लोग, HNI लोग हायर क्लास के लिए लेते हैं, वहां पे 2 साल का वेटिंग पीरियड है। तो डिपेंड करता है 4 वेरिएंट के हिसाब से वो कौन सा प्लान ऑप्ट कर रहा है। तो इस सब में से अब मैक्सिमम मेरा सेलिंग जो रेशियो है, दैट इज द प्रो हेल्थ प्लस, जो कि हर बंदा वो पॉलिसी बाय कर सकता है। नाउ रिसेंटली 2 महीने पहले हमने एक प्लान लॉन्च किया है, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम हेल्थ पॉलिसी, जो कि इंडिया में भी कवर करेगा और ग्लोबली कवर करेगा। जो बोलते हैं ना मैक्सिमम लोग, कैंसर जैसी बीमारी है, चलो मैं अमेरिका में जाके ट्रीटमेंट करता हूँ, मैं लंदन में जाके उसका ट्रीटमेंट लग सकता हूँ, यस, इस पॉलिसी के अंडर वो बंदा वहां पे जाके क्लेम ले सकता है, जाके 50 लाख से लेके 3 करोड़ तक उसमें हम कवर देते हैं। और अच्छा, ये पॉलिसी में हाँ बोलिए सर, बोलिए। मैक्सिमम क्या एज तक कंटिन्यू कर सकते हैं? टिल द एज ऑफ 99, 100 इयर्स तक। मेरे यहाँ Okay, पे so every year, if I am in a position to pay the premium, I can continue till 100. 100, exactly. And what is the minimum, maximum age to start such policies? मिनिमम एज एंट्री इज 91 डेज, 3 साल 90 डे, मतलब 3 महीने का बेबी होने के बाद वो पॉलिसी में एंटर हो सकता है। ओके, और मैक्सिमम क्या एज है एंट्री के लिए? प्लान के हिसाब से ये अभी जो लाइफ टाइम प्लान का बता रहा हूँ, 65 एज एंट्री है और लाइफ टाइम तक चलेगा। और बाकी की अदर पॉलिसी मैंने बताया 4 वेरिएंट जो है, उसमें एज एंट्री 91 डेज से लेके 100 डेज तक वो पॉलिसी ले सकता है। 98, 99 साल का बंदा भी वो पॉलिसी बाय कर सकता है, जो कि प्रो हेल्थ प्लस की बात कर रहा था। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट, आज का सेशन काफी अच्छा हुआ है। मैं सब ऑडियंस को रिक्वेस्ट करूंगा, वन थिंग आई एम रियली थैंक्स टू यू, आपने ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया कि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए फॉर अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। जहां तक मुझे लगता है जो मेन पॉइंट से जो मेन डिस्कस करना था हमने कर लिया। अगर कुछ चीजें और किसी को चाहिए डिस्कस करना है, प्लीज आप इस सर का जो रजिस्टर लिंक जो वहाँ पे आप जाके आपने क्यूरीज और चैट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम फिर से अगर सेशन रखना है, डेफिनेटली वी आर हैप्पी तो आपको फिर से एक बार डिटेल में समझाए, आपके वापस क्वेश्चन आंसर हमें सॉल्यूशन दे सकते हैं। सो फाइनली प्लीज take a health insurance policy for yourself, for your family, on if you industrialist, please take care of for your employees also. So thanks Devda Navnath sir, this is the हा प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिल्याबद्दल आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सर। अमर जी 1 सेकंड प्लीज। आपने जहां स्टार्ट किया था, शायद गलती से आपने आपका मोबाइल नंबर 11 डिजिट का लिखा है वहां पर। ओके, कुछ एक कौन सा डिजिट ज्यादा है, कौन सा? मैं नंबर बताता हूँ, मेरा नंबर बताता हूँ आपको, 7767012486। रिपीट कीजिए। 7767012486। मैं वापस से सब ऑडियंस को बोलूंगा कि अगर अमर सर के साथ किसी को 1-to-1 करना है, कोई क्वेश्चन है,
तो चैट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप के लिंक भेजे हुए हैं। यस जिस लिंक से आपको वो ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। टेलीग्राम का ग्रुप है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो ग्रुप पे जाके आप ज्वाइन कीजिए। वो ग्रुप में आप 1-to-1 का रिक्वेस्ट डाल दीजिए। अमर सर के साथ आपको डायरेक्टली 1-to-1 आप कर सकते हो 30 मिनट्स के लिए। अमर सर इज द अवेलेबल फॉर द एवरीवन। अगर किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो अमर सर आप लोगों के साथ 1-to-1 करेंगे। जो भी मैंने चैट बॉक्स में लिंक्स डाले हुए हैं, वो लिंक को आप कनेक्ट कीजिए। वहां पे अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन रहेगा, एक्सटेंडेड क्वेश्चन रहेगा, तो वो क्वेश्चंस आप उसमें डाल दीजिए। अगर आपको सर के साथ 1-to-1 करना है तो आप 1-to-1 डाल दीजिए। अगर आपके पास कोई चैलेंजेस आ रहे हैं मेडिकल इंश्योरेंस के रिलेटेड, तो आप वहां पे डाल दीजिए, आपको अमर सर की हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको अमर सर के साथ एसोसिएट होना है, कॉन्टैक्ट करना है, तो वहीं से आपको एक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने अवेलेबल करके दिया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप जो भी आपके चैलेंजेस है वो चैलेंजेस डाल दीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सब पार्टिसिपेंट का यहाँ पे आज आपने आए, आपका टाइम निकाल लिया, तो आप सबका मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा। मी आपल्या सर्वांचं परत एकदा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो। अमर सर, आपणही या प्लॅटफॉर्मवर आलात, आपण आपलं नॉलेज, आपलं एक्सपर्टीज या ठिकाणी शेअर केली, त्याबद्दल फिपच्या माध्यमातून, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज अँड प्रोफेशनलच्या माध्यमातून आपलेही खूप खूप आभार। आणि अशीच आपली सोबत फिप सोबत राहील आणि आपण इंडस्ट्रियल पीपल्सला आणि या समाजातल्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत राहाल। आपल्या इंडियन इकॉनॉमीला हेल्प करशाल, आपल्या भारतातील लोकांच्या आरोग्यासाठी काम करत राहशाल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि आपणही सर्वजण आपापल्या स्वतःच्या आरोग्याची काळजी घ्याल। आपण आहात तर आपण स्वतःला जर प्रिपेअर जर केलं तर आपण आपल्या पुढीला, आपल्या उद्योगाला चांगल्या पद्धतीने सस्टेन करू शकतो। त्यामुळे आपण आपली स्वतःची काळजी घ्या, आपल्या फॅमिलीची काळजी घ्या, सुरक्षित राहा। एवढं 4 गोष्टी सांगून मी या ठिकाणी आजचा इंडस्ट्रियल अवेअरनेस प्रोग्राम जो आहे हा या ठिकाणी थांबवतोय। आपल्याला वेळेअभावी खूप जास्त वेळ या ठिकाणी घेता येत नाहीये, पण त्यातूनही कुणाचे काहीही प्रश्न असतील तर ह्या ग्रुपवरती तुम्ही मांडा, तुम्हाला त्याचं उत्तर त्या ठिकाणी दिलं जाईल। आमचे एक्सपर्ट्स तुमच्या सोबत आहेत, तर त्या एक्सपर्ट्स कडून तुम्हाला योग्य ती हेल्प नक्की केली जाईल। ह्या प्रकारचं आश्वासन या ठिकाणी देतो आणि आजच्या कार्यक्रमाला या ठिकाणी थांबतो। जे कोणी उद्योजक आहेत त्या उद्योजकांनी आमच्या फेडरेशनच्या वीकली मीटिंगला या, त्या ठिकाणी आपल्या व्यवसायाचं मार्केटिंग करा, आपल्या व्यवसायाला त्या ठिकाणी प्रमोट करा। आपल्या व्यवसायामध्ये कोणत्याही प्रकारची मदत पाहिजे असतील तर आम्हाला सांगा। जी शक्य मदत आहे ती सर्व प्रकारची मदत आम्ही तुम्हाला करण्याचा प्रयत्न करू। परत एकदा सर्वांची या ठिकाणी धन्यवाद। थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच। थँक्यू सर, थँक्यू सर, थँक्स अ लॉट।